तो जो पहले एक हॉटस्पॉट था जिसको हम जामताड़ा बोलते थे, आज ऐसे 35 हॉटस्पॉट है। मेवात, अलवर, नूह, औरंगाबाद, आपके कोलकाता के कुछ रीजन्स हॉटस्पॉट हैं। ये नॉन हॉटस्पॉट है। मतलब जब भी हम ट्रेस करते हैं तो क्रिमिनल वहाँ आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ से कॉल आई थी, यहाँ है। मैं आपको अभी 12 तरीके ऐसे बता सकता हूँ जिससे आप किसी का भी OTP चुरा सकते बिना उसका फोन टच किए। ओके। और ये सारे तरीके मैंने बच्चों से और टीनेज किड्स से सीखे। 3 साल के अंदर $19.3 बिलियन फॉर एन ऐप विच इज फ्री, जो आज भी पैसा नहीं ले रही आपसे। आप पाएंगे कि फेसबुक को पता है कि आपने कब कैश विड्रॉल किया, उसके बीच में क्या किया, सारे OTPs उसको जाते हैं। आपका फिजिकल एड्रेस उसको पता है, GPS लोकेशन नहीं, GPS लोकेशन तो पता ही है। आप कहाँ रहते हैं वो, आप 14th फ्लोर पे रहते हैं तो पता है, 17th फ्लोर पे रहते हैं तो पता है। लोग 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहते हैं। एक लड़की 7 दिन घर से बाहर नहीं निकली। अच्छा, सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। वी कॉल दिस डिजिटल अरेस्ट। अच्छा, क्या आप डिजिटली अरेस्टेड हो। एक बहुत बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, 3.7 करोड़ दे दिया। एवरेज जो लॉस है वो 20 लाख का है। डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस है, 20 केसेस सिर्फ दिल्ली के चल रहे हैं। तो अमित जी, ये तो बात हुई हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हम पे अटैक हो रहे हैं, बट वर्ल्ड वाइड वेब, करेक्ट, एक दुनिया भर के स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे भी तो कुछ ना कुछ तो होता होगा जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां इफेक्ट होती होंगी। देखिए निशांत जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो 2008 एक साल हुआ है, 2008 बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर था। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी दुनिया में। रिसेशन भी था और बहुत सारे नई चीज़ें आ रही थी। डार्क वेब 2008 में आया जी, बिटकॉइन 2008 में आया, आईफोन 2008 में आया, व्हाट्सएप 2008 में आया, और 26/11 का अटैक भी 2008 में हुआ जी। तो ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं हो रही थी। और गौर से देखिए व्हाट्सएप को बेचा कैसे गया था कि ये सिक्योर कम्युनिकेशन, बिल्कुल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, प्राइवेट है, नोबडी कैन स्नूप इनटू इट। आईफोन कैसे बेचा गया, सिक्योर, सिक्योरिटी के, प्रीमियम क्वालिटी सिक्योर फोन, मिलिट्री ग्रेड। और दूसरी तरफ डार्क वेब बन रहा है, बिटकॉइन बन रहा है। बिटकॉइन को कैसे बेचा गया, सिक्योर है, एनोनिमस है, किसी को नहीं पता कि आपने पैसा कहाँ भेजा, क्या भेजा। और सो डार्क वेब कि उसमें कुछ भी आप कर रहे थे एक्टिविटीज, नोबडी कैन लुक इनटू इट। ये सारी चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। एक्चुअली हुआ क्या, जब 2019 में पेगासस का हल्ला हुआ कि एक ऐसा मैलवेयर है जो मिस कॉल पे आपका पूरा फोन हैक कर लेता है, तो डिबेट शुरू हो गई कैसे हैक होता है। बोले व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आता है और पूरा फोन हैक हो जाता है। तो डिबेट में हमेशा मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस कॉल पे पूरा फोन हैक हो रहा है। क्योंकि अक्सर वी हैव बीन डेवलपिंग फोन्स एंड एप्लीकेशंस, कोई ना कोई एक्शन ड्राइव होता है। जब जो भी हम प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं तो पिंग होगा तो ओके आएगा, तो इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल ऑलवेज। एक ऐसा एक्शन हो रहा है जिसमें सामने वाले को एक मिस कॉल जा रहा है, और वो कर क्या रहा है, सामने वाला एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले रहा है, कंप्रोमाइज कर देता है पूरे फोन को। तो मैंने कहा ये बग नहीं हो सकता, ये फीचर है, ये व्हाट्सएप को पता है। तो लोगों ने माना नहीं। हल्ला इतना हो गया कि लोग मूव करना शुरू हो गए टेलीग्राम सिग्नल पे। पर अब इसके पीछे की बैकग्राउंड देखते हैं। एक्चुअली डॉट कनेक्ट होता है 2015 से, जब यूके के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस समय जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पाया गया कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने व्हाट्सएप यूज़ किया है। तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि भाई व्हाट्सएप से डेटा मांगा जाए, टेररिस्ट के अगेंस्ट कार्रवाई हो जी। व्हाट्सएप ने कहा हम कुछ नहीं दे सकते, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, हम तो कुछ रखते नहीं, हम तो सेफ्टी सिक्योरिटी। तो यूके पार्लियामेंट में कॉल ले लिया गया कि फिर व्हाट्सएप को देश से बाहर निकाल दो, बिकॉज वी कांट अलाउ एन एप्लीकेशन विच इज डेंजरस टू अवर कंट्री। ओवरनाइट जो फाउंडर जॉन कूम, ब्रायन एक्टन फ्लाई किए यूके, क्योंकि उनको लगा कि यदि यूके ने बाहर निकाल दिया तो ये ट्रेंड बन जाएगा, तो कल ऑस्ट्रेलिया निकालेगा, परसों इंडिया निकालेगा, और सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज को ऐसे प्रेसिडेंट्स बना के निकाल देंगे कि भाई हमारे लिए भी इनसिक्योर है फिर। सही बात है। तो वो डिफेंस मिनिस्टर से मिले, बातचीत हुई, और 1 हफ्ते के बाद एक केस सॉल्व हो गया। टेररिस्ट पकड़े गए, कुछ नहीं पता किसी को क्या हुआ। अब मैं डॉट कनेक्ट करता हूँ कि हुआ क्या, एंड दिस इज माई थियरी जी, कैन बी रॉन्ग, क्योंकि कई सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, तो मैं सिर्फ उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। हुआ ये कि व्हाट्सएप से जब कहा कि भाई देश से बाहर जाइए और नहीं तो डेटा दीजिए, तो व्हाट्सएप ने कहा हम तो नहीं दे सकते, हम तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, प्राइवेट है, सिक्योर है, पर ये दे सकते हैं। तो उनका ये कौन है, बोले कंपनी है, कल ही इजराइल में खड़ी हुई है, NS ऑर्गेनाइजेशन, ये कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, इनसे दिलवा दो।
बोले ये सिर्फ एक मिस कॉल देंगे हम पूरा फ़ोन हैक कर देंगे। तो हम नहीं दे सकते, हम तो सिक्योर हैं। NSO ऑर्गेनाइजेशन जो इसराइल में खड़ी होती है वो 2 साल के अंदर यूनिकॉर्न बन जाती है। और वो कहते हैं कि हमने लाइसेंस सिर्फ गवर्नमेंट को बेचे, हमने किसी और को बेचे नहीं। तो ऐसे कितने का लाइसेंस बेचा आपने कि आप इतना पैसा कमा लिया? तो आयरनी ये है जो मैं जब ये डॉट कनेक्ट करता हूँ कि हम आपको पहले सिक्योरिटी के नाम पर ऑफर करते हैं कुछ, और पीछे बैकडोर भी देकर उससे भी कमाते हैं। हम दोनों तरफ से कमा रहे होते हैं। एक क्राइम हुआ इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर। फेसबुक पर कुछ लड़कियों के प्रोफाइल बनाए गए, बिजनेसमैन को टारगेट किया गया और उनसे कहा गया कि 10-10 हज़ार के क्रिप्टो करेंसी आपको फ्री में दे रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा कमाइए, पर 10 हज़ार से ज़्यादा लगाना है तो आपको अपना लगाना पड़ेगा। लोगों ने लगा दिया पैसा, फिर वो विड्रॉ नहीं कर पाए, लुट गए। पुलिस के पास गए कि साहब लुट गए, बर्बाद हो गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता पड़ा ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, वो तो सिंगापुर की थी और हम कुछ कर नहीं सकते। तो इन सारे विक्टिम्स ने फेसबुक, सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया, हर कंप्लेंट साइट पे, कि ये एक फ्रॉड कंपनी है, बचो इससे, हम लुट गए हैं और हम भी एक विक्टिम हैं। तो इन्हीं क्रिमिनल्स ने नए सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाए, साइबर एक्सपर्ट्स, हेल्पलाइन, और फिर से इनको टारगेट किया। कह रहे आपके संग कोई साइबर क्राइम हुआ है, सुना है, हम हेल्प करते हैं ना, आपका पैसा वापस दिलाते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। फिर लूटा इनको। एक ही व्यक्ति दूसरी बार लूटा है। आप लुटने के बाद यदि अपने आप को विक्टिम भी एक्सपोज कर देते हो तो भी लुट जाओगे। इतना रिस्क है कि आपने ये भी नहीं बताना है किसी को कि आप लुट चुके। तो ये सारे डॉट्स कि क्या सिक्योर है। अभी 1.5 साल पहले एक एनम ऐप करके आई, एनम ऐप गूगल कीजिएगा आप, डार्क वेब पे प्रमोट होना शुरू हुई कि मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, मोस्ट सिक्योर है। सारे क्रिमिनल्स यूज करना शुरू कर दिया, हर आदमी एनम ऐप यूज कर रहा है। फिर ओवरनाइट, अभी 6-8 महीने पहले 8-10 कंट्रीज में FBI ने रेड डाली और $16 बिलियन के एसेट कॉन्फिस्केट किए, जिसमें गन्स, अम्यूनिशंस, ड्रग्स, गाड़ियां, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, $16 बिलियन के करीब। हाँ, 8-10 कंट्रीज, आप पूरा डिटेल आपको गूगल पे मिल जाए जी, कॉन्फिस्केट कर लिया। पता क्यों? एनम ऐप FBI ने बनाई थी। वाओ। तो FBI को एक बंदा मिला डार्क वेब पे जो उठ पहाड़ के नीचे ऑपरेट करता था, उसको अरेस्ट किया। उसके संग एक डील साइन किया FBI ने कि देख तुझे छोड़ देंगे, एक ऐप है तू प्रमोट कर। ओ भाई साहब, अब बड़ा करते हैं गेम, इस पर तो फिल्म बनती है। तो उसने कहा ठीक है भाई, मरता क्या ना करता। अब वो क्रेडिबल फेस है डार्क वेब का, उसने प्रमोट करनी शुरू कर दी। हाँ। लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। साला 8 कंट्रीज के लोग लुट गए। ओ भाई साहब। तो इस वर्ल्ड में सिर्फ क्रिमिनल नहीं लुटेगा, क्रिमिनल नहीं लुटेगा, करेक्ट। जो इन्वेस्टिगेटर है वो भी क्रिमिनल की तरह ही सोचता है फिर। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। बहुत बढ़िया जा रहा है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है ये वाली। और आई थिंक ये मैंने 2-4 जो आपने बताई ना स्टोरी, ये तो बिल्कुल नहीं सुनी थी। और ये जो आपका जो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का आपने बताया, तो ये अब बिटकॉइन के बारे में लोग बात करते हैं। हाँ, आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किए हैं? नहीं, मैंने नहीं किया। मेरे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं यार, वो बहुत महंगा, बहुत लगते नहीं है, कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन लोग बिटकॉइन पे भरोसा कर रहे हैं, बिटकॉइन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर बिटकॉइन है किसका किसी को नहीं पता। बिटकॉइन का ओनर कौन है, बिटकॉइन हु स्टार्टेड। सो बिटकॉइन यदि आप गूगल करेंगे तो कैसे बना, एक सतोशी नकामोटो करके फर्जी नाम है। करेक्ट। उस नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं। उस नाम से एक पेपर पब्लिश होता है जर्नल में, उसमें एक एल्गोरिथम होती है कि एक पैरेलल करेंसी क्रिएट की जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम विद ब्लॉकचेन बेस्ड बैकएंड, और उसमें हम ये एल्गोरिथम यूज करें। एक कम्युनिटी उसको पिक करती है और वो बनना शुरू हो जाता है, और लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, और $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इकॉनमी बन गई उसमें। बिल्कुल। पर RBI पे भरोसा नहीं करेंगे, बैंक पे नहीं करेंगे, आरोग्य सेतु पे नहीं करेंगे, कोविन पे नहीं करेंगे, जो कि फेस है जिसके सामने कि हमें कुछ होगा तो हम पकड़ लेंगे। करेक्ट। और बिटकॉइन के सामने फेस नहीं है, लोग अपना हार्ड एंड मनी पंप किए जा रहे हैं। तो ये आयरनी नहीं तो और क्या है। कल के दिन क्या हो जाएगा, कौन गारंटी लेने वाला है बिटकॉइन। एंड सो विद एनी अदर क्रिप्टो करेंसी जिनके जो फेसलेस हैं। मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज आर फेसलेस। तो पूरी सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा है। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसकी भी है। तो वो कहते हैं कि ये जो बिटकॉइन है 2008 में इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि डार्क वेब और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। भाई डार्क वेब पे इलीगल चीजें हो रही हैं जी। अब पैसा कैसे दोगे आप? किसी कंटेंट किलर हायर करना है तो डॉलर में थोड़ी ना पे कर सकते हो। सो वी नीड ए करेंसी विच इज एनोनिमस एंड हिडन एंड
गारंटीड। मतलब ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है कि इससे ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड हिडन। मतलब ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि आपको पता है कि पैसा इस अकाउंट से इधर गया, ये तो सबको दिख रहा है, लेजर ओपन है। सही बात है। पर इस अकाउंट के पीछे कौन है किसी को नहीं पता। ये नहीं पता है। सो एनीबडी कैन सी द लेजर, लेजर इज ओपन, खोल के कि भाई कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, पर उस पैसे के पीछे कौन है ये कभी नहीं पता करेगा। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया। तो वो एक साथ इसलिए बने क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो बिटकॉइन की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये है कि शायद 4-5 कंपनीज हैं, अगेन इससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, डोंट कोट इट ऑफिशियली एनीवेयर। तो सतोशी नाकामोटो इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, राइट, जिसके नाम पर बिटकॉइन है। तो कहते हैं सैमसंग, तोशिबा, ओके, मोटरोला एंड 5-6 कंपनीज, दे जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड दे डिसाइडेड कि हमें एक करेंसी लानी पड़ेगी कि हम कंट्री से पैसा बाहर ला सकें एक पैरेलल इकोनॉमी के लिए। सो शायद गॉड नोस इज अ प्लान्ड मूव बाय देम। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, बिटकॉइन स्टैंडर्ड, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया गया कि पैसा कहाँ से शुरू हुआ था। पहले पत्थर से शुरू हुआ, फिर कैसे कैसे उसकी रेयरिटी के ऊपर काम शुरू हुआ। फिर उसमें ये बात आया कि भाई क्योंकि सोना जो था, गोल्ड रिजर्व्स वाज ड्राइविंग द वैल्यूएशन। फिर उसमें ये थ्योरी है कि यूएस वाज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ गोल्ड रिजर्व्स डिस्पाइट ऑफ हैविंग लेसर गोल्ड रिजर्व, हाउ दे कुड एनहेंस द वैल्यू ऑफ द करेंसी। और माहौल ऐसा बन गया कि एक ऑल्टरनेट करेंसी चाहिए ही चाहिए थी जो कि डॉलर को compete कर पाए, जो कि गोल्ड रिजर्व के जो तहत, जो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट जो एक फेयरनेस नहीं आ रही थी इकोनॉमीज में एंड करेंसी एक्सचेंज के। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दर्शाया गया है कि बिटकॉइन जैसी चीज़ तो रॉबिनहुड करेंसी है जो कि पूरी दुनिया को एक तो उस बारे में आपका क्या राय है? डेमोक्रेटाइजेशन, यस। तो मैं ये कहता कि इसलिए जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जो वेब 3.0 है, वो हर चीज़ को डेमोक्रेटेड करने के फेवर में है। वो कहते हैं हर चीज़ डेमोक्रेटेड होना चाहिए, सोशल मीडिया भी डेमोक्रेटेड होना चाहिए। मैं आज आपके बारे में कुछ बुरा भला लिख दूँ, अब आप फेसबुक को लिख रहे हो कि यार अमित ने ऐसा लिख दिया, इसको हटाइए। फेसबुक कह रहे नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ये गलत है, हो सकता है आप ऐसे ही हो, तो मैं तो नहीं हटा रहा। अब आप किससे लड़ोगे? सही बात है। देयर इज नो अदर सिस्टम। तो वो क्योंकि एक बंदे के पास पावर दे रखी है और बंदा ऑटो क्रेडिट सिस्टम चला रहा है। यदि मैं इसको डेमोक्रेटेड कर दूं, 500 लोग बोलेंगे तो हट जाएगा। या तुम ना हटाने के लिए वोट खड़े कर लो। करेक्ट। तो दिस इज द वे इवेंचुअली एवरीथिंग विल बिकम डेमोक्रेटेड इन अ नेचर। चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़ पोर्टल्स हो, वेब पोर्टल्स हो, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कैसे जाएगा, ये जो चीज़ें हैं डेमोक्रेटाइज हो जाएंगी। उसकी एक खतरनाक कंसिक्वेंसेस भी हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि ओवर डेमोक्रेसी भी खतरनाक होती है, क्योंकि वोट तो मैं चोरी करने के लिए भी खड़े कर लूंगा लोगों के। सही बात है, सही बात है भाई। मैं लोगों भाई मैं 1 करोड़ रुपए का डाका डाल रहा हूँ, 1 लाख सबको दे दूंगा, आ जाओ 100 लोग, कहीं आ जाएंगे तो वैसा भी होगा फिर। सो डेमोक्रेसी इज नॉट ऑलवेज गुड ऑल्सो। लोग सोचते हैं ये मिथ है। अमित जी, ये पॉडकास्ट तो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा अगर आपसे हम रियल स्टोरीज ना सुने तो। और क्योंकि हमारे बहुत सारे जो ऑडियंसेस हैं वो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं और आपके पास तो बहुत ही पेचीदा मामले आते हैं, तो कोई ग्लोबल लेवल का कोई बड़ा सा कोई केस जो आपने रिसेंटली सॉल्व किया, कुछ अगर हमें शेयर कर पाए उसके बारे में। देखिए इंडिया के एक बिलियनर हैं जो टॉप 20 बिलियनर्स में उनका नाम आता होगा जी। उनका मुझे कॉल आया कि अमित जी आपकी हेल्प चाहिए और कुछ पैसा निकल गया अकाउंट से। तो उन्होंने एक्चुअली स्टार्ट किया कि कुछ छोटा सा फ्रॉड हुआ है, आई नीड योर हेल्प। तो मैंने कहा आप डिटेल भेज दीजिए। उन्होंने कुछ डिटेल भेजी और मैं इग्नोर कर गया और मैं भूल गया। अच्छा। 1 हफ्ते बाद फिर कॉल आया कि यार तुम भाव नहीं दे रहे हो, तुम हमारे से फ्रॉड हो गया है। तो मैंने कहा सॉरी सर मैं मिस हो गया, क्या फ्रॉड हुआ? बोले वो 188 करोड़ रुपए निकल गए एक जर्मनी के अकाउंट से। तो मैंने कहा 188 करोड़, आपने कहा था छोटा सा क्राइम हुआ है। हाँ। तब तक मुझे नहीं पता था कि बंदा कितना रिच है। सही बात है। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा आपने क्या किया? तो बोले हमने एक इजराइल की कंपनी को बोला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दे इन्वेस्टिगेटेड एंड दे टुक लॉट्स ऑफ मनी फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन एंड दे फाउंड द रूट कॉज कि हमारे सीईओ का ईमेल आईडी हैक हुआ था। और हमारे सीईओ की ईमेल आईडी से बैंक को ईमेल जाती थी एंड इट वाज अ जर्मन बैंक। अच्छा। जर्मनी का बैंक था जहां इनका पैसा था। तो उसको ईमेल जाती थी ट्रांसफर दिस मनी टू डिफरेंट अकाउंट्स। तो 3 महीने तक ये रिक्वेस्ट जाती रही और 7-8 ट्रांजेक्शन्स में 188 करोड़ रुपए निकल गया।
और ये उनका प्रोटोकॉल था कि बैंक को ऐसे सीओ से ईमेल जाएगी तो उन्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा. देयर वाज नो अदर, मतलब दिस वाज एज पर द अप्रूव्ड गाइडलाइंस. और सीओ का ईमेल आईडी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं था. क्या बात है. बहुत बढ़िया. तो बोले इसके बाद हम कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने हमारे खिलाफ डिसीजन दे दिया कि बिकॉज इट वाज योर मिस्टेक, योर ईमेल आईडी वाज वल्नरेबल एंड इट वाज हैक्ड एंड सो बैंक इज नॉट लायबल टू पे यू एनीथिंग. अब पुलिस जो करे ढूंढे, पैसा सारा बिटकॉइन में चला गया और निकल गया. तो बैंक ने बिटकॉइन में पे किया? नहीं, बैंक ने तो किसी अकाउंट में पे किया. अच्छा, बैंक ने किसी अकाउंट, कुछ नीदरलैंड के अकाउंट, कुछ अलग अलग अकाउंट थे. अच्छा, पूरा स्प्रेड आउट डिस्ट्रीब्यूटेड मामला था कि अब जर्मनी की पुलिस भी फंस गई थी कि पैसा वापस लाना. हाँ, और उन्होंने उसके बाद बिटकॉइन खरीद लिए थे और वो बिटकॉइन कुछ पार्क थे, कुछ इधर उधर मूव हो गए थे. मतलब ऐसी हम बोलते हैं कुछ रॉग नेशंस होते हैं जहाँ पैसा चला जाए तो फिर आपको निकालना बड़ा मुश्किल है. अंधा कुआं है वो, यूज ही हो जाता है फिर पैसा, मतलब वो कहीं ना कहीं खप गया होगा. तो बोले अब ये सिचुएशन है, आप बताइए. तो मैंने कहा सर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए. मैंने देखा तो ही वॉज राइट, सीईओ का ईमेल आईडी हैक था, ऐसा ऐसा हुआ था. पर मुझे कुछ अजीब लगा. मैंने कहा ये 3 महीने लगातार हुआ है तो कुछ ना कुछ और भी इन्वॉल्व होगा. ऐसे कैसे सीईओ को पता ही नहीं पड़ रहा था कि पैसा निकल रहा है और 188 करोड़ निकल गया, मतलब ऐसा कितना पैसा था अकाउंट में. तो मैंने कहा सर आप एक बार मुझे सीईओ पे डाउट है, आप उसका लैपटॉप दिलवा दीजिए. तो उनके आईटी हेड ने कहा कि सीईओ का लैपटॉप तो आपको नहीं मिल सकता. क्यों? बोले वो फॉर्मेट कर दिया. मैंने कहा फॉर्मेट क्यों कर दिया? बोले क्योंकि उसमें और भी सेंसिटिव डेटा था. मुझे लगा कल के दिन जर्मनी की पुलिस मांगेगी तो हम ऑन तो हमने फॉर्मेट कर दिया. मैंने कहा मोबाइल दिलवा दीजिए. बोले मोबाइल दे नहीं सकते, वो लॉ अलाउ नहीं करते, प्रिवेसी लॉ. अच्छा. तो मैंने कहा मैं कैसे इन्वेस्टिगेट करूं? क्या चाहते हो भाई, ज्योतिषी तो हूं नहीं. तो बोला कि कुछ लॉग वॉग से निकालो. तो मैंने कहा ईमेल का लॉग दिलवा दीजिए. तो उन्होंने ईमेल सर्वर का लॉग दिलवाया. तो व्हेन आई चेक्ड द लॉग्स आई फाउंड कि इट वाज राइट. सीईओ का ईमेल आईडी कैसे हैक हुआ था, कुछ फिशिंग ईमेल आई थी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड था नहीं. भाई साहब ने उसके थ्रू लॉग इन किया तो इनका पासवर्ड चला गया. अच्छा. लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की कि सीईओ के ईमेल आईडी से ईमेल जा रही थी बैंक को विद अ रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर दिस मनी टू डिफरेंट अकाउंट. इसी दौरान बैंक के ईमेल आईडी से सीईओ को ईमेल्स आ रही थी विद अ बैंक स्टेटमेंट हैविंग 40 मिलियन यूरोस इंटैक्ट इन हिज अकाउंट. सॉरी, ट्रांसफर का नहीं कि उसके बैलेंस में इतना पड़ा हुआ है. अच्छा. 40 मिलियन पड़ा हुआ है आपके. ओ, सो मतलब पैसा कम हो रहा है लेकिन बैंक के स्टेटमेंट में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है. अच्छा. तो मैं जब सारे स्टेटमेंट देखे कि पैसा तो जा रहा था, तो फिर स्टेटमेंट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था? स्टेटमेंट हमेशा पूरा क्यों आ रहा है? तो मैंने उन ईमेल्स के हेडर चेक किया. हेडर चेक किया तो पता पड़ा कि ये ईमेल जर्मनी के ईमेल सर्वर से आई नहीं है, ये तो यूएस से आई है. और इस बैंक का यूएस में कोई ईमेल सर्वर है ही नहीं. इसका मतलब है कि ये स्पूफ्ड ईमेल्स, किसी ने बैंक के ईमेल से ही इनको स्टेटमेंट भेजे. तो इट वाज सो वेल प्लान्ड कि इसके रिक्वेस्ट जाएगी इसके ईमेल से और मैं वहां से स्टेटमेंट भेज दूंगा तो इसको लगेगा कि यार 40 मिलियन पड़ा तो है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई डाउट नहीं जाएगा. पर इससे एक चीज मिल गई कि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है. मैंने कहा आप कोर्ट में दोबारा जाइए, केस कर दीजिए, बैंक लायबल है. बोले क्यों? मैंने कहा देखिए बैंक की ईमेल पर हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. यदि कोई बैंक का ईमेल स्पूफ करके मुझे ईमेल भेजेगा तो मैं तो उस पर ट्रस्ट करूंगा. तो बैंक को सिक्योरिटी के वो सारे प्रोविजन रखने चाहिए कि वो स्पूफ ना हो. एंड इस केस में उन्होंने नहीं रखा है तो बैंक इज लायबल. कोर्ट में केस गया, ऑनलाइन हियरिंग हुई, मैंने भी अटेंड किया. तो मैंने जज से यही आर्गूमेंट किया कि सर ईमेल स्पूफ हुआ है, मेरे क्लाइंट को यदि बैंक के ईमेल से ईमेल आएगा तो वो तो भरोसा करेगा ना. एंड बैंक का बिजनेस तो ट्रस्ट का बिजनेस है. तो उन्होंने कहा आप स्पूफ करके दिखा सकते हो. तो हम पहले ही एक रात पहले स्पूफ करके चेक कर चुके थे. अच्छा. भेज चुके थे बैंक के ईमेल से सबको. पर जैसे मैंने उन्होंने कहा कि कल तक आप भेज दीजिए. जब मैंने उस समय किया तो स्पूफ नहीं हुई ईमेल. अच्छा. और फिर मैं पता पड़ा कि ये चीज़ लीक हो गई थी क्योंकि इस बीच बैंक ने डीमार्क कंप्लाइंट करवा लिया. अच्छा. तो जज ने फिर से हमारे अगेंस्ट डिसीजन दे दिया कि साहब ये तो आप गलत कोट कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो. हम फिर फंस गए. अच्छा. अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम मनी ट्रेल के पीछे पड़ जाएं. तो हमने मनी ट्रेल निकालना शुरू किया. मतलब हम वी वर वेरी क्लोज टू क्लोज इट, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप सब कुछ करके भी हार जाते हो. तो हमने जब मनी ट्रेल, फिर बैंक जो पैसा बिटकॉइन वॉलेट में पार्क था, मैंने उस पर वॉचडॉग लगा दिया. तो एक वेबसाइट है bitcoinwhozu.com करके, उस पर आप किसी भी बिटकॉइन वॉलेट पर एक वॉचडॉग लगा सकते हो कि वो देखता रहेगा कि इसके पैसा बाहर निकलेगा तो आपको तुरंत ईमेल आ जाएगा. अच्छा. तो कभी पैसा मूव होगा तो मुझे अलर्ट आ जाएगा. ऐसे मैं देख रहा था. इस बीच मैंने ये भी नोटिस किया कि जो पैसा गया था उससे कुछ गिफ्ट कार्ड खरीदे गए थे. तो गिफ्ट कार्ड के यूजर्स जो उनके बेनिफिशियरी है, हमने उनके डिटेल निकलवाए.
तो चूंकि अमेजॉन गिफ्ट कार्ड थे, अलग अलग जगह थे, तो टाइम लगा। जब वो गिफ्ट कार्ड की डिटेल आ गए तो पता पड़ा कि एक गिफ्ट कार्ड से कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदा गया है और कुछ ऐसी शॉप से कुछ शॉपिंग हुई है, मतलब कोई फिजिकली बंदा गया और ये हुआ है स्वीडन में कहीं। अच्छा। तो हमें उस बंदे का वो बिल मिल गया स्वीडन के शॉप से जहां से वो गिफ्ट कार्ड यूज हुआ था। उसमें उसका ईमेल आईडी था, उससे हमने उसका सोशल मीडिया अकाउंट निकाला। अच्छा। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम निकाला। अच्छा। उस इंस्टा पे हमने सारे चेक करने शुरू किए, क्योंकि हम उससे सीधा तो जाके इंक्वायरी कर नहीं सकते। हाँ। उसमें जब हम देखते गए तो हमें एक कुछ इंडियन लोगों के कमेंट्स थे, एक ही इंडियन का कमेंट्स था इनफैक्ट। वो जो इंडियन का कमेंट्स था वो इस बंदे की कंपनी में काम करता था। आप समझ रहे हो? स्वीडन वाले बंदे की उसमें जिसके पैसे गए, जिसके पैसे गए, ओ, उसकी कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट में था वो। उसके कमेंट उस लड़की के जो बेनिफिशियरी है, ये हमने पुलिस को दिया। मैंने कहा ये बंदा इन्वॉल्व है। ये गिफ्ट कार्ड जो क्रिमिनल ने खरीदे हैं, ये एक ऐसी लड़की के पास जाते हैं जिस पर कमेंट किया है इस कंपनी के एक एम्प्लॉय। तो उस बंदे को उठा के ग्रिल किया, तो उसने फिर पूरा मामला खोला। अच्छा, तो क्या निकला? तो ये बंदा एक्चुअली उस जर्मन बैंक में काम करता था इससे पहले, और उस बैंक में उसको ये पता था कि मेरे किस किस क्लाइंट के जो ईमेल है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो उसने जो 4-5 क्लाइंट थे वो सब उसको पता थे, उसमें से ये वाली कंपनी भी थी। तो इसने इन 5 कंपनीज में जॉब अप्लाई की। अच्छा। हो, बहुत, और नहीं, ये पूरा 1.5 साल का प्लान था। वाह। फिर उसका इसमें हो गया, जिसमें जो विक्टिम था हमारा, फिर उसने उसका आईटी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद इसको पासवर्ड चाहिए था। तो इसने किसी तरह प्रॉक्सिमिटी बनाकर सीईओ का ईमेल का एक दिन कुछ मेंटेनेंस लिया होगा, लैपटॉप, पासवर्ड निकाल लिया, एंड देन स्पूफ्ड ईमेल, सेंड रिक्वेस्ट, और बैंक के ईमेल, उसको ये भी पता था कि बैंक का ईमेल डीमार कंप्लाइंट नहीं है। तो वो इसीलिए उसी बैंक के कस्टमर को लूट सकता था, क्योंकि उसको रिप्लाई में भी ईमेल भेजनी है जी। तो जब मैंने केस वर्कआउट किया एंड वी सॉल्व, एंड देयर आर मेनी सच केसेस, दिस इज वन ऑफ देम, बट हर बार मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल कितना आगे की सोचता है। एक तो पेशेंस है, सही बात है, परसिवरेंस है कि लगा हुआ है, और करेज है, एंड देन करेज है कि वो सीधे जाके कंपनी को CEO को रिज्यूमे दे रहा है और ज्वाइन कर रहा है। वाह। तो ओह माय गॉड। सो इवेंचुअली क्या रहा केस का? हाउ वो तो फिर पैसे रिकवर हुए, क्योंकि वो क्रेडेंशियल्स मिल गए उससे, किसी ने पार कर रखे थे। इसने कहा था हम वेट कर रहे थे कि जिस दिन मामला ठंडा हो जाएगा एब्सोल्युटली, तो हम फिर पैसा मूव करके इधर उधर निकलवा लेंगे, पर तब तक हम पार किए हुए थे। गलती ये कर दी इसने कि ये जो इसकी यूरोपियन गर्लफ्रेंड थी, उसको कुछ गिफ्ट भेजने के चक्कर में उसने वो दे दिया एक गिफ्ट कार्ड। महंगा पड़ा, और महंगा पड़ा। उसको लगा कि यहाँ तक तो कभी कोई पहुंचेगा नहीं। सही बात है कि स्वीडन में कोई है एक लड़की और वो गिफ्ट कार्ड यूज कर रही है, बट समहाउ ये इसका कमेंट। और मुझे आपका ना बहुत शुरुआत में आपने एक चीज़ बोली थी कि जब ये साइबर क्राइम वगैरह होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही नज़दीक में ही आपके कोई बैठा हुआ है जिसने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपको एंट्री दे दी इस क्राइम को होने में। ओह माय गॉड। तो और ऐसे ही कुछ कोई पर्सनल केस हमें जो आप बता पाएँ बहुत रीसेंट, जिसकी वजह से हमारे ऑडियंसेस को थोड़ा और अवेयरनेस बढ़े? देखिए, कभी केस हुआ जिसमें एक बंदा था, उसके 75 लाख रुपए निकल गए। तो उनको कुछ मिस कॉल आई, उनके 75 लाख निकल गए। सॉरी, मिस कॉल आई, 75 लाख निकल गए? हाँ। सो कोई SMS नहीं, कोई OTP नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे NDTV से उस समय कॉल आया कि साहब ये डिफेंड कर लीजिए, क्या मिस कॉल से निकल सकते हैं? मैंने कहा मिस कॉल से तो नहीं निकल सकते, कुछ ना कुछ तो और हुआ होगा। तो आई वॉज डिफेंडिंग ऑल थ्रू द डे ऑन न्यूज चैनल्स कि देयर मस्ट बी समथिंग एल्स एंड लेट अस इन्वेस्टिगेट द केस। बट द पर्सन वाज शोइंग हिज मोबाइल फोन कि ना मुझे कोई SMS आया, ना अलर्ट आया, मेरे तो पैसे चले गए। सिर्फ 6-7 मिस कॉल आई। तो अगले दिन वो केस आया दिल्ली पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हमें लगता है कि उसके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन रही होगी जिसको SMS का एक्सेस था जी। वो OTP पढ़ के बाहर भेजती होगी और डिलीट कर देती होगी। सो यू ऑल कैन चेक इन योर फोन कि आपके फ़ोन में ऐसी कितनी एप्लीकेशंस हैं जो SMS पढ़ती हैं, जिनको आपने SMS एक्सेस दे रखा है। सो यू गो टू सेटिंग्स, परमिशन मैनेजर, देयर प्राइवेसी, देन सम कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS सबके ऑप्शंस आते हैं। क्लिक ऑन SMS एंड इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जिसको आपने SMS का एक्सेस दे रखा है। तो हमने उनके फ़ोन में देखा तो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जिसको SMS का एक्सेस दे रखा। ओके। तो लगा पैसे फिर मिस कॉल से ही गए होंगे।
तो इस बीच एक डीसीपी साहब हैं सेंट्रल दिल्ली के, उन्होंने मुझे बोला कि हमें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम केस 5 दिन के बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हो सकता है कि इस बीच में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हो और फिर अनइंस्टॉल हो गई हो, हमें नहीं दिख रही क्योंकि हम तो उसके बाद केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसकी वजह से पैसे निकले हो। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आपके फ़ोन में देख के बता सकता हूँ कि पिछले 15-16 साल से, जब से आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, कब आपने कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कब अनइंस्टॉल की, उस समय कौन सा फ़ोन था आपका, सब कुछ क्लाउड पर है एंड आई कैन एक्सेस इट। और ये फीचर गूगल डैशबोर्ड देता है जी। So we checked in his phone and we found yes there was an application installed in his phone on Thursday evening and Sunday night को वो uninstall हो गई। अच्छा। It was a video editing app। वीडियो एडिटिंग ऐप। उसको SMS का एक्सेस था। हाँ। तो लगा यही एप्लीकेशन होगी जिससे पैसे गए। जी। पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किसने की? हाँ। तो हमने देखा कि जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहाँ थे और अनइंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहाँ थे। अच्छा। दोनों समय। तो मैं आपके फ़ोन को बिना टच किए अगेन थ्रू जीमेल देख के बता सकता हूँ कि आप पिछले 15 साल में कब कहाँ गए, आपकी हर सेकंड की लोकेशन क्या थी। गूगल ये रिकॉर्ड करता है और हर एप्लीकेशन रिकॉर्ड करती है जी। पर इट इज़ ईजी टू सी थ्रू गूगल। तो मैंने देखा कि दोनों समय जब इस एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई अनइंस्टॉल हुई भाई साहब घर में ही थे। ओके। तो फिर घर में ही किसी ने किया होगा। सही बात है। 75 लाख की बात थी तो पहला डाउट उनकी वाइफ पे गया। पर वाइफ से पूछे कौन? So there is a method through which you can check whether somebody has installed an application in your phone or not. क्या है मेथड? आप जैसे कि आपके फ़ोन का जो जीमेल है आपके घर के लैपटॉप पे लॉग्ड इन है, मैं उस लैपटॉप पे जाऊं और एक लिंक टाइप करूं myactivity.google.com, तो आपके फ़ोन की पिछले 15 साल की एक्टिविटी देख सकता हूं कि आपने अपने फ़ोन में कब क्या क्या किया। तो हमने सिर्फ उनके वाइफ के फ़ोन की एक्टिविटी देखी जब हस्बैंड के फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई और अनइंस्टॉल हुई कि वाइफ के फ़ोन में क्या हो रहा था, क्योंकि शी कांट हैंडल 2 फोन साइमल्टेनियसली। जी। तो देखा कि जब हस्बैंड के फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही थी तब वाइफ के फ़ोन में वो OTT पर कुछ देख रही थी और जब एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हुई तब तो वो घर में थी नहीं, उनकी लोकेशन ही कहीं बाहर थी। अच्छा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन एक ही व्यक्ति ने किया। जी। सो वाइफ वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड डाउट उनके बच्चे पे गया जो जुवेनाइल था, 13-14 साल का था, तो उससे भी इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो वी गॉट ऑल हिज डिवाइसेस। उसका आईपैड आया, तो आईपैड को जब हमने चेक किया तो उसमें एक एप्लीकेशन मिली डिस्कॉर्ड, जो एनोनिमस चैट एप्लीकेशन है। और उसमें ही वाज डिस्कसिंग और इन रिलेशन विद सम गर्ल, जिसमें उसने एक सजेशन दिया इसको कि एक एप्लीकेशन है ये अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दो, आपको 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। अब रोबक्स पॉइंट्स क्या होते हैं? रोबक्स पॉइंट इज ए करेंसी जो रोब्लॉक्स गेम में बच्चे यूज़ करते हैं। जैसे पबजी जो बच्चे खेलते हैं, पबजी के अंदर जो करेंसी है उसका नाम है बैटल पॉइंट्स। तो जब पबजी आप खेल रहे हो 24 घंटे लड़ रहे हो, इट्स ए प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, इट्स बेसिकली यू आर फाइटिंग, तो आपका एक्साइटमेंट इस हद तक पहुंच जाता है कि वो आपको जीतना ही है। जीतना है। उसके बाद एक लेवल पे जाके वो आपसे कहता है कि अब आपको सोफिस्टिकेटेड गन्स और एम्यूनिशन खरीदने पड़ेंगे, तब आप आगे जा पाओगे। बिल्कुल। तो उसके लिए पैसा चाहिए और वो पैसा है बैटल पॉइंट्स। तो बच्चे जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से कि भाई बैटल पॉइंट मैंने दिलाए। आई हैव मतलब मेरा बेटा है, उसको स्किन चाहिए एक नया, उसको नया अपग्रेड वो गेम चाहिए और वो उसको उस दिन चाहिए क्योंकि वो अटका पड़ा लेवल उसका। एग्जैक्टली, इतना अर्जेंसी होती है। अब जिस बच्चे को नहीं मिल पाता वो फिर क्राइम भी करता है, वो चाकू भी मार देता है, किडनैपिंग भी कर लेता है। मतलब एग्रेशन लेवल, क्योंकि वो गेम ऐसा डिजाइन है। वो मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप गेम बनाए ही ऐसे गए। इसी तरह से एक गेम है रोब्लॉक्स गेम जो बच्चे बहुत खेलते हैं। रोब्लॉक्स इज अ फाउंडेशन ऑफ मेटावर्स। जो मेटावर्स बन रहा है उसका बीच जो बेस है वो रोब्लॉक्स इज अ वर्चुअल वर्ल्ड। बच्चे वो सारी चीजें कर रहे हैं जो रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं। उसमें जो करेंसी यूज होती है वो है रोबक्स। और रोबक्स इतनी इंटरेस्टिंग करेंसी है क्योंकि आप यदि बिटकॉइन आज यहाँ खरीदें और आपको स्विट्जरलैंड में किसी को देने तो हो सकता है 1 घंटे का डिले हो या 1 दिन का भी डिले हो, डिपेंडिंग ऑन कि बिटकॉइन अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। आपने ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया पर उसमें अप्रूवल प्रोसेस होता है। ओके। पर रोबक्स आप अभी खरीदिए तो 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगा और आप किसी भी करेंसी से खरीदीजिए और किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। इट्स ए गेमिंग करेंसी बट इट इज़ फास्टर देन द रियल करेंसीज। तो रोबक्स से बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है इंडिया में। अच्छा। तो रोबक्स 200 रोबक्स पॉइंट के चक्कर में इस बच्चे ने वो एप्लीकेशन अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया और फिर अनइंस्टॉल कर दिया। इस एक इन्वेस्टिगेशन से वी लर्न सो मेनी थिंग्स। पहली चीज़ कि क्रिमिनल आपको सीधे नहीं आएगा, घूम के आएगा। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में कितने डेटा पॉइंट्स हमारे पास टू एक्चुअली रीच आउट टू द पॉसिबल क्रिमिनल। और यही डेटा पॉइंट यदि गलत हाथ में चले जाएं तो वो आपके खिलाफ भी यूज होते हैं। वाओ।
काफ़ी स्कैरी है और ये एजुकेशन होनी चाहिए। और मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ, ये एजुकेशन माहौल इतना ख़राब हो चुका है ना, बच्चे इतने प्रेशर में है सोशली कनेक्टेड होने के। सोशल कनेक्शन सिर्फ फ़ोन नहीं बचा है, चैट बची है। चैट के ऊपर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है गेमिंग का, और इतना एक बिहेवियल पैटर्न बन चुका है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत बहुत मुश्किल है। और बच्चों की स्लीप पैटर्न्स उड़ चुके हैं, दे आर नॉट गेटिंग enough sleep, they are not thinking calmly, and there's a huge pressure. It's very scary. अब क्या सलाह देंगे पेरेंट्स को स्पेशली, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं तो हम ही फ़ोन लेके देते हैं, हम ही लैपटॉप लेके देते हैं या नहीं देते हैं। क्या कुछ ऐसे टिप्स हो सकती है पेरेंट्स के लिए स्पेशली? देखिए, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, पहले तो कुछ फैक्ट्स में बता दूँ कि जब मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में बोलता हूँ जी, एंड आई लव टॉकिंग टू दोज किड्स बिकॉज उनसे हर बार मैं कुछ सीख के आता हूँ। और मैं ऐसे स्कूल्स में बोलता हूँ जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन नहीं दे सकते। सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों के पास शायद टेबल चेयर भी नहीं होती, ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे होते हैं जी। हाँ, पर उनका फ़ोन का एक्सेस होता है, पेरेंट्स में से किसी के पास फ़ोन होता है, और सामने 500 बच्चे बैठे हैं। मैं पूछता हूँ आप में से किसी ने कभी कुछ हैक किया है? तो आप चौंक जाएंगे कि करीब 25-30% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि हमने हैक किया है। अच्छा जी। फिर मैं पूछता हूँ, फिर बगल में टीचर्स बैठे होते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसा भी कभी सही कोई बात है, हाँ। और बच्चे को ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि एक हैकर आ रहा है तो वो हाँ, खुल के बात करते हैं कि बिल्कुल इम्प्रेस करना है। तो मैं भी बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता हूँ उनके संग कि हाँ बताओ कैसे हैक किया, मुझे सीखना है। सर वो वाईफाई हैक किया। कैसे हैक किया? WPS कनेक्ट से। वो एक एप्लीकेशन का नाम बता देता है जिससे कोई भी हैक कर सकता है। फिर सर जीमेल हैक किया। कैसे हैक किया? सर OTP ले लिया था। कैसे? कॉल मर्जिंग से। सर आप उस समय मैंने सीखा कि देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड कॉल मर्जिंग जिससे आप OTP चुरा सकते हो। और ये वो बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, मोबाइल भी है लिमिटेड टाइम के लिए। देखिए आज की डेट में बच्चों को आप रोक नहीं सकते। आप कहेंगे साहब इंस्टाग्राम पे नहीं जाना, स्नैपचैट में मत जाना, फेसबुक यूज़ मत करो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये हमारे लाइफ के अब हिस्से बन चुके हैं। हाँ। हमें बताना क्या है? हम बच्चों, यदि मुझे डर होता है कि बच्चा गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैं उसको गाड़ी चलाने से नहीं रोकता। सही बात। मैं उसको गाड़ी चलाने का तरीका सिखा सकता हूँ, मैं उसको गाइडलाइन दे सकता हूँ कि यार स्लो चलाना, ये करना, वो करना, लेफ्ट चलाना, सिग्नल पे रुकना, मत करना, ऐसा यही कर सकता हूँ ना जी। यही करना है मुझे। मैंने बता दिया कि इस एप्लीकेशन के साइड इफेक्ट्स क्यों है और क्या है, और मुझे अपने बच्चे पर ट्रस्ट है कि एक बार मैंने उसको बता दिया तो अच्छा बुरा तो उसको पता ही है ना, इतना तो हमने उसको नॉलेज दी हुई है। हाँ, उसको ये नहीं पता कि इससे क्या क्या बुरा हो सकता है, तो फिर अपने आप सही कॉल ही लेता है। प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि यदि मैं किसी का वाईफाई हैक करता हूँ तो सेक्शन ये क्राइम है, 43 के अंदर क्राइम है, या किसी का फेसबुक क्लोन कर लेता हूँ तो 66D लग जाएगा, एंटिटी थेफ्ट है, 3 साल की जेल हो जाएगी। ये पता ही नहीं उनको लगता है तो फन है। या मैं किसी लड़की को स्टॉक करूँगा तो 354D के अंदर 3 साल की जेल हो जाएगी, उनको पता ही नहीं है। तो उसके बाद जब मैं उनको पूछ लेता हूँ सब, तब मैं उनको बताना शुरू करता हूँ कि देखो इसमें जो आपने किया उसका कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, मुझे तो पता है कि तुमने किया है, तो आगे के लिए आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। एंड आई थिंक देन आई शो लॉट्स ऑफ ट्रस्ट। मैं कहता हूँ देखो मुझे आपके इंटेलिजेंस पे भरोसा है, क्योंकि आपको नहीं पता था इसलिए आपने किया जी। मुझे पता है कि आप सही कॉल लोगे, लेकिन इन सारी एप्लीकेशंस का, गेम्स का क्या मिसयूज हो रहा है, और आपका डेटा, जैसे आज आपने कोई फोटो खींच के डाली, अभी एक पिछले ओलंपिक में जापान में जी एक सिंगर था, उसको इनॉग्रल डे के दिन गाना था और उसको एक दिन पहले मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते, क्योंकि उसने 15 साल पहले फेसबुक पर कोई पोस्ट डाली थी जिसमें उसने बड़ा बोल्डली लिखा था कि मैं स्कूल में बच्चों को बुली करता था। अब उस समय वो एक छोटी सी कैजुअल पोस्ट होगी या डिस्कशन होगा, वो इतना मैटर करता है आज कि उसकी लाइफ का शायद सबसे बड़ा इवेंट था, उसमें उसको रोक दिया। करेक्ट। ये बच्चों को बताना जरूरी है कि आज आप जो कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी डिलीट नहीं होगा, हमेशा रह जाएगा, और कल तो यही आ जाएगा तो ढूंढ के निकालेगा आपके पुराने पाप। तो वो कुछ भी आप छुपा नहीं पाएंगे, और उसके इतने क्लोन बन जाएंगे कि आप मार्केट में बिना कपड़ों के खड़े होंगे और फिर आप कहोगे यार ये तो मैंने किया नहीं था और वो नहीं किया। तो अच्छा होगा कि आज हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं जी, रिड्यूस करें डिजिटल फुटप्रिंट, मिनिमाइज करें डिजिटल फुटप्रिंट, और कॉन्शियस रहें व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग और पोस्टिंग समथिंग। इट विल हेल्प अस इन फ्यूचर। वेरी वैल्यूएबल अमित जी। अब
मेरे जहन में हमेशा एक सवाल रहा है, जब मैं ये सुन रहा हूँ, खासतौर पे जब आप केसेस डील कर रहे हैं और बहुत बड़े केसेस भी आप डील करते आए हैं, कहीं ना कहीं जब आप किसी को अनवील कर देते हैं इसके अंदर, कहीं ना कहीं एक ओवर अ पीरियड टाइम कितने सारे आपने दुश्मन पैदा कर लिए होंगे, तो आपको डर नहीं लगता? आपके ऊपर कभी किसी ने निशाना नहीं साधा है? सर डर लगता है, वो फेसेस में लगता है। जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसे होते हैं तो डरते हैं। हाँ जी। हम सलमान खान थोड़ी ना। नहीं, तो वो भी डरा हुआ है। लेकिन देखिए, मोटिवेशन ज़्यादा होता है। आपके संग सिस्टम होता है, जब आप सही होते हैं तो सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। जब तक कर रहा है, ये बात भी है कि आपके संग हमेशा नहीं रहेगा, सिस्टम भी बदलता है। लेकिन समहाउ ऐसे लोग बहुत कम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि और लोग होने चाहिए, जो लोग, जैसे कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर आपने पैसा नहीं कमाया। मैं आपको बताता हूँ कि डर 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 शुरू कहाँ से होता है। ये कल के दिन आप फंसे तो आप बचाएगा कौन, पैसा बचाएगा? वो भी नहीं कमाया आपने तो फिर डरता है आदमी कि यार बात तो सही कर रहा है। मैंने तो नहीं बिटकॉइन डाले। तो मैं क्या करूँ, कुछ बिटकॉइन अरेंज कर लूँ। पर मैं अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए होता खेल कहाँ शुरू है। मैं IIT खड़गपुर में था 2000 में, और एक सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ जो हमेशा रहता है लोगों को, कि आप आए कैसे इसमें? हाँ, यस। क्योंकि आप तो इंजीनियर थे, अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, बाहर थे। आई स्टार्टेड माई जॉब फ्रॉम सैमसंग एंड देन वर्क विद ऑल टेलीकॉम सॉफ्टवेयर कंपनीज। नोकिया में काम किया फिर जी। तो मैं IIT खड़गपुर में था, और एक दिन ऐसे लैब के अंदर कुछ बच्चे बात कर रहे थे, और कुछ लड़कियां, उस समय याहू मैसेंजर बड़ा पॉपुलर था। yes, तो हम लोग याहू मैसेंजर पे बहुत चैट करते थे। हाँ। और लड़कियां थी कुछ 6-7 लैब में, तो वो दिन भर टप 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 आवाज आती रहती थी। इतना तेज टाइप करती थी कीबोर्ड पे लगे रहते थे। कीबोर्ड पे तो लड़की बोली यार ये कितना क्या चैट करती है, हाँ। ऐसा कितना घंटों चैट हो सकती है? तो मैंने कल बता दूंगा। तो मैंने याहू का एक क्लोन पेज बनाया और उसको एज एन होम पेज हर एक ब्राउजर पे सेट कर दिया। क्या बात है। तो उससे क्या हुआ कि यदि आप लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो ब्राउजर खोलेंगे तो मेरा लोकल ड्राइव से पेज खुल जाएगा, वो सर्वर पर चली जाएगी रिक्वेस्ट, एंड देन वी विल टाइप लॉगिन पासवर्ड, उसकी एक कॉपी वो लोकल C ड्राइव में सेव कर देगा और रिक्वेस्ट आगे चली जाएगी। सो आप लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन आपका पासवर्ड मुझे मिल जाएगा। उस समय 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं होता था, और क्लोनिंग भी नहीं समझ में नहीं आती थी लोगों को। इट टू अर्ली एज। तो कर दिया साहब। अगले दिन 16 लोगों के पासवर्ड मेरे पास आ गए, उसमें से 4-5 लड़कियों के थे। मैंने उनको एक प्रिंट आउट निकाला, ईमेल ID पासवर्ड ऐसे करके, और उसमें नीचे लिखा सौजन्य से अमित दुबे, और नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। सौजन्य से अमित दुबे प्रस्तुत करता। अगले दिन जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी थी वहाँ से कॉल आ गई मुझे। सब कैसे किया आप? हल्ला हो गया पूरे कॉलेज में। तो उस समय प्रोफेसर RV राजा कुमार होते थे डीन। क्यों किया? तो मैंने कहा साहब मैं देखना चाह रहा था ये पॉसिबल है कि नहीं। बोले तो फिर प्रिंट आउट लेके क्यों लगाया? हो गया था। हाँ, ये तो बदमाशी है। तो मैंने कहा सर मैं एक एक करके बताता तो मारते लोग मुझे कि भाई तेरा पासवर्ड मुझे पता है। कोने में पिटाई हो रही होती। मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। मैंने सबको एक साथ बताया। तो उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया। पहले तो उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए लैब से डिबार कर दिया कि तुम यू डोंट डिजर्व टू वर्क इन दिस लैब। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरा पासवर्ड है कि नहीं आपके पास? नहीं। तो उसके बाद ही टुक सम पर्सनल इंटरेस्ट इन टीचिंग मी। उसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुए। जब आप 6 महीने के लिए लैब से डिबार होते हो, कई सारे आपके पास वो लग जाते हैं कि आप जब कैंपस में बैठोगे तो आपको बाद में मौका मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। सो देयर वर सच। और ये कौन से साल की बात? मतलब यू वर इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? हाँ, 2001। मतलब आपके इंजीनियरिंग में आप कौन से साल में थे? सेकंड ईयर। मतलब मैं M.Tech सेकंड ईयर। अच्छा, M.Tech सेकंड ईयर। अच्छा। तो उसके बाद मैं किसी तरह मेरा हो गया, सैमसंग में चला गया। 26-11 के बाद इंडिया ने NIA स्टार्ट किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और उसमें जो पहले IG साहब थे वो थे लोकनाथ बेहरा, जो अभी DGP केरला रिटायर हुए जी। उन्होंने सीक आउट किया हर एक IIT को कि मुझे टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए। और फिर IIT खड़गपुर से शायद मेरा नाम आया कि तो ये आदमी है, ये कुछ खुरापाती आदमी, इसको आप यूज कीजिए। Here is the criminal, friendly criminal। तो मैं उनसे मिला, तो वो भी बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग मुलाकात थी, क्योंकि मुझे कॉल आया पुलिस से। पहली बार कुछ ऐसा था कि IG साहब मिलना चाहते हैं जी। तो मुझे लगा मेरा कोई खुराफात पकड़ में आ गया। अब क्या हो गया? तो मैंने कहा मैं तो ग्रेटर नोएडा हूँ। मैं उस समय सेंटूर होटल में इनका ऑफिस था जी, एयरपोर्ट के पास। मैं कैसे आऊँ?
बोले हम पुलिस भेज देते हैं। नहीं 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 मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा। खुद गया, उन्होंने पूछा मेरे से क्या कर लोगे, ये हैक कर सकते हो, वो हैक कर सकते हो। ऐसा कुछ हैक नहीं होता सर, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ये शायद मेरे से निकलवाना चाहिए। फिर मैं आ गया बाहर, तुम वो हड़काया, तुम किसी काम के नहीं, 2 कौड़े का। बाहर आया तुम, मेरी फोन आया मुझे डीन का IIT खड़गपुर से कि अरे यार तुम बेइज्जती करा दिया। हाँ बिल्कुल यार, तुम्हारा नाम दिया था, तुमने ऐसे ऐसे कर दिया। मैंने सर आपने नाम दिया तो बताना था ना। सही बात है। हाँ। तो फिर मैं दोबारा गया एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग। अब बोलो क्या खोलना है? मैंने कहा बताओ सर, सब हो जाएगा। तो हाँ जी, ये दिमाग में पहले से ही है कि यदि डर होता तो इस रास्ते पे तो नहीं इस तरह से चलता है। घुसते नहीं। और बहुत अजीब अजीब सी चीजें हुई। मतलब जब ये चीजें स्टार्ट होना शुरू हुई तो बहुत कम लोग थे जो ये कर पाते थे। तो हर जगह ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था, तो एक्सपोज ज़्यादा हो गया। पॉलिटिकल सर्किल में भी पता पड़ गया लोगों को। तो मुझे एक, अब नाम नहीं ले सकता, उसी समय की बात है, किसी स्टेट के मिनिस्टर का लड़का था, शायद होम मिनिस्टर वगैरह का लड़का था। तो वो आया मेरे घर, BMW से बैठा। अच्छा। बोला अमित जी आपकी हेल्प चाहिए। हाँ। बताइए सर। पूरा परिचय दिया उसने। बोले एक बंदा है गायब हो गया, उसको ढूंढना है। ठीक है सर। नंबर किसने दिया? तो बोला IG साहब ने दिया, STF के IG। अब क्रेडिबल रेफरेंसेस देता है तो आदमी चुप रहता है। करेक्ट। आप पूछते तो ना हर किसी से कि नंबर क्यों दिया। तो मैं क्यों ढूंढना है? बोले कुछ नहीं, हमारा कुछ पैसा लेके गायब हो गया है, उसको ढूंढना है। तो मैंने कहा सर वो पुलिस से हेल्प लो। फिर जब पुलिस ने नंबर दिया, सही बात है, बोले नहीं पुलिस ने तो कहा है कि आप हेल्प कर दोगे। तो मैं समझ गया, मैंने कहा सर मैं हेल्प कर भी दूंगा तब भी अल्टीमेटली तो आप कोर्ट ही जाओगे ना। करेक्ट। वो एविडेंस दिखाओगे, मैं क्या हेल्प कर दूंगा? मैंने सजा तो नहीं दे दूंगा उसको ढूंढ के। बोले नहीं सजा तो हम दे लेंगे, आप दे लेंगे। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो कुछ गलती जगह जा रहे हैं। तो मैंने उनको फिर रिजेक्ट करना शुरू किया। सर ये पॉसिबल नहीं है सर, ऐसे तो ये नेशनल लेवल का नहीं है मामला। और मैं, अब वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया। वो डेली आके घर बैठ जाए, टाइम वेस्ट करे। एक दिन आके वो एक BMW की चाबी रख गया सामने कि सर अमित जी कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये गाड़ी है चलाइए आप। मेरे पास एक्स्ट्रा थी और दोस्त हैं हम, कभी कुछ हेल्प होगी तो देख लेंगे, अब यू डोंट नीड टू वरी, मुझे आपसे कोई काम नहीं कराना। मतलब आप समझ रहे हो इस हद तक दबाव। अब मैं और डर गया, मतलब गाड़ी की चाबी दे गया मैं। तो फिर मैंने और कुमुद ने डिसाइड किया, हमने घर छोड़ना पड़ेगा। किराए के घर में हम रहते थे। हमने फटाफट एक हफ्ते में वो गाड़ी वहीं खड़ी रही, मकान मालिक को चाबी दी BMW की, वो आएगा दे देना उसको। मतलब हम लोग भाग, मकान मालिक के तो भाग खुल गए। नहीं वो ले गया आके, वो तो फिर आ गया। लेकिन वी वर सो स्केयर्ड एट दैट टाइम। बिल्कुल यार, कि यार ये चाहते क्या है, और वो चाहते तो बाई फोर्स भी करा सकते हैं। तो उस समय फिर जब ऐसा ज़्यादा हुआ तो फिर मैंने, एक हमारे फ्रेंड है NIA में थे उस समय, मैं उनको बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने राजदीप सरदेसाई को फ़ोन लगाया। अच्छा जी। हाँ, उस समय एक कोई इवेंट हुआ था, हाँ मुझे याद है, बेंगलोर में कुछ हेट्रेड SMS का कांड हुआ था। SMEs को SMS भेजे गए थे, उसका इन्वेस्टिगेशन मैं देख रहा था। अच्छा। जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी भगदड़ मच गई थी और काफ़ी लोग मर भी गए थे। तो उन्होंने उससे कहा कि राजदीप आप अमित को पैनल डिस्कशन में बुलाइए। तो देन ही स्टार्ट इनवाइटिंग मी ऑन CNN, IBN एंड अदर चैनल्स। तो उनका सजेशन ये था कि यदि तुम दिखोगे ना तो पॉलिटिकल लोग तुमसे फिर पीछे हट जाएंगे। उनको पता होता है कि बंदा मीडिया में कनेक्टेड है, इसको दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि कल के दिन किसी को बोल देगा यार दबा रहे तो पलट जाएगी बात। सो देन आई हैड टू कम इन फ्रंट एंड पहले मैं चाहता था कि छुपा रहूं। हाँ। पर मैंने कहा यार छुपे रहूंगा तो ज़्यादा ब्लैकमेल होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब फिर लोगों को लगता है इसको तो कोई भी उठा के दबा के कुछ करा लेगा। इट्स बेटर टू एक्सपोज योरसेल्फ। बट अमित एक बात बताओ, वो सलाह आपने कुछ मस्ती सीरियसली ले ली, फिर तो आप रेडियो में घुस गए, टीवी में आ गए, OTT में आ गए, पॉडकास्ट में आ गए, मतलब आप तो मजा रखा आपने। नहीं फिर इसका इस दुनिया का अलग मजा है। अलग ही मजा है। बट आप मतलब स्क्रीन पे एक अलग ही जज्बा होता है आपका, मैंने देखा है आपका। मैंने वो एक्टिंग वाला सीन भी देखा था जहाँ पे आई थिंक आप एक सरपंच के तरीके से बैठे हो, और मतलब मैं पहचान नहीं पाया। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ये तो अमित भाई साहब बैठे हुए हैं। मतलब ये इस बारे में थोड़ी चर्चा कीजिए ना, मतलब व्हाट कीप्स यू एक्साइटेड ऑन दिस? तो मैं हमेशा से क्रिएटिव रहा हूँ। मतलब मैं वो तो याहू वाला किस्से से मैं समझ गया, फोर्स इंजीनियर बना हूँ मैं 94-93 से, जब मैं मेरे ख्याल से 14-15 साल का, तब से पोएम्स लिखता हूँ। और एक टाइम था जब मैं कुमार विश्वास जी के संग भी मंच शेयर करता था। अच्छा। बुंदेलखंड में जब वो आते थे। ही इज़ अ गुड फ्रेंड, बट उसके बाद हमारी राह अलग हो गए। वो प्रोफेशनली पोएट हो गए, हम इंजीनियर बन गए बाय फोर्स।
ही सीनियर टू मी, बट मेरी भी ख्वाहिश कुछ वैसी सी थी उस समय कि हम लिखेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब इंजीनियरिंग में गए तो फिर एक्टिंग करके थिएटर्स किया। जो IIT खड़गपुर इज़ वेरी गुड फॉर दिस, उसमें कई सारे TVF के सारे लोग खड़गपुर के हैं। जब ये कहानियाँ मेरे संग होनी शुरू हुई और मैंने ऐसे एक अवेयरनेस सेशन की तरह सुनानी शुरू की, तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ, ये तो आप TV पे लेके आइए और ऐसा है वैसा है। तो मैंने सबसे पहले कहा बुक लिखते हैं। मैंने बुक लिखी, फिर बुक लेके मैं हर जगह जाना शुरू हुआ। तो फिर लोगों को पसंद आनी शुरू हुई। नीरज पांडे जी को पसंद आई तो उन्होंने वेब सीरीज बनाई जी। फिर राजकुमार रानी जी को पसंद आई तो ही इज मेकिंग ए वेब सीरीज। फिर केतन मेहता सर भी कुछ कर रहे हैं। तो फिर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे लगा कि शायद मैं कुछ तो ठीक कर रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग इस चीज़ को बिल्कुल रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पहले बहुत हिचक थी कि शायद ये डोमेन ही अलग है, दुनिया अलग है, और बड़े डरते डरते मैं किताब लेता था, कुछ हमने भी लिखा हुआ है। आपका मतलब प्रोफेशन जर्नी भी बहुत टेक्निकल से, और मतलब काफ़ी वो एक अलग से कर्व से आप इस दुनिया में एंट्री मारी आपने, तो वो झिझक रही होगी आपको कहीं ना कहीं। बहुत झिझक थी। और मैं सर, हम लोगों को जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं जी, हम लोग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि एक थानेदार से भी कॉन्फिडेंटली बात कर ले। मैं आपको सच बताता हूँ, शायद दिल्ली के अंदर बच्चे जो होते हैं ना, वो उनकी अपब्रिंगिंग की कॉन्फिडेंस के संग होती है। करेक्ट। मतलब वो चीफ मिनिस्टर से भी ऐसे बात कर सकते हैं। हम तो सवाल नहीं होता कि उस समय अब कर लूँ, क्योंकि अब मैंने वो फेस कर ली सारी चीज़ें। बट जिस एज में हम लोग इंजीनियर बन के बाहर आए थे, हमारे पास कॉन्फिडेंस जीरो होता है। तो वो मुझे टाइम लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ, पर मैं हिम्मत नहीं कर पाता था कि यार मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एंड आई कैन सॉल्व इट ईजीली। उस हद तक जाने में भी टाइम लगा। तो जब बॉलीवुड में घुसे, ये लोग तो गॉड लिखते हैं हमें, सब तो अमिताभ बच्चन ही सब। KBC में भी तो आप हाँ, तो इट वाज आल्सो अ ड्रीम एक्चुअली। जब हम लोग खड़गपुर में थे जी, तो मेरे जो फेवरेट हैं वो अमिताभ बच्चन हैं, और मैं उनको बिल्कुल नेक्स्ट टू गॉड मानता हूँ। कुमुद जो मेरी वाइफ है, उनके फेवरेट शाहरुख खान थे। तो जब हमारी बातचीत हो रही थी और प्लान था कि हम शादी करेंगे, तो उसमें उन्होंने एक शर्त रखी। कुमुद ने कहा कि मेरी 2 जिंदगी में ख्वाहिश है। हाँ। एक कि मैं शाहरुख खान से मिलूं, हाँ, और दूसरा मैं US जाऊं। क्या बात है। तो मैंने कहा US वाली तो हो जाएगी पूरी, वो तो आसान है, इतना तो हम कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर शाहरुख खान से कैसे मिलेंगे। सही बात। क्योंकि मिलने का ऐसा नहीं है कि जाके सेल्फी ले, उस समय तो सेल्फी मिलने का कॉफी टेबल पे बैठ के डिस्कशन होना चाहिए। अच्छा, ओह, उनको तो मेरा एक हमेशा रह गई थी, किसी मिलना है तो मिलेंगे तो तसल्ली से, मतलब वरना वो मतलब नहीं है, फायदा क्या है। तो दिमाग में घूमता रहा। फिर एक सीजन था KBC का जो शाहरुख ने किया था। तो जैसे वो पेपर में ऐड आया, मैंने कुमुद से कहा डालो इसको। ये हमारे लिए हो रहा है। क्या बात है। तो उसको लगा मजाक कर, मैंने नहीं डालो, ये हमारे लिए है। और उसने अप्लाई किया एंड इवेंचुअली शी वाज ऑन हॉट सीट। हाँ। और उस समय गया, हम लोग दिन भर शाहरुख के साथ थे। क्या बात है। तो हमने हर तरह की बातें की, डिस्कशन हुआ। एंड व्हाट इज 2008 और 9 आई गेस। हाँ। एक सीजन था जो शाहरुख ने किया। जी जी जी। तो ये ख्वाहिश पूरी हो गई, पर मेरी रह गई। मैंने कहा अमिताभ बच्चन से मुझे मिलना था। तो जब मैं इनसे भी मिला, राजकुमार रानी जी से, मैंने मिलते साथ पहली मीटिंग में कहा, मैंने सर मुझे अमित जी से मिलवा। हाँ, बाकी सब छोड़ो, बाकी आप बुक पे जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो हंसने लगे, कभी भी ले चलेंगे ऐसे करके जी। पर वो फिर बात आई गई हो गई बीच में, फिर कोविड हो गया, बहुत भसड़ हो गई। फिर एक दिन कॉल आता है सोनी से कि वो KBC में आपको गेस्ट है। मैंने कहा अरे अमिताभ बच्चन मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे। यस, तो मैंने देखा वो इंट्रोडक्शन, क्या जबरदस्त, वो ड्रीम कम ट्रू टाइप था। मैं तो क्या ही उनको, मतलब मैंने आपको बोला कि मेरे लिए क्या है वो जी। लेकिन सर एक दिमाग में यदि आपके कुछ है और उसको आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो तो इवेंचुअली हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे कई सारी चीजें हुई जो हमने सिर्फ सोच ली थी और वो हो गई। तो अभी जब रेडियो शो का मैं 6 सीजन कर रहा था, तो मुझे निशा नारायण का फोन आया, जो CEO हैं उसकी, जी, कि अमित जी हम फुल ईयर करना चाहते हैं। मैंने कहा मैडम 52 स्टोरीज कहाँ से लिख पाऊंगा, मैं बिजी आदमी हूँ। बोले नहीं हम चाहते हैं। और मेरे पास एक भी स्टोरी नहीं थी। अच्छा। और पर आपके पास तो इतने केसेस आते हैं। उस समय लिखी हुई नहीं थी, मतलब अच्छा, लिखी हुई नहीं केसेस है, पर उसको आप इस तरह से लिखना कि वो इंटरेस्टिंग हो। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें फिक्शन डालना पड़ता। जी जी, ड्रामा चाहिए जी। तो मैंने कहा ठीक है करते। हाँ। कल मैं 52nd स्टोरी रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ। अरे क्या बात है। तो ईयर कंप्लीट किया हमने। और जो मेरा प्रोडक्शन हेड है, मैंने उससे कहा यार मुझे बिल्कुल ही पता था कि 52 लिख दूंगा मैं यार, कैसे लिख दिया साल कम हो गया। तो इस वजह से, बिकॉज वो ऑल जो हमारा एफर्ट था पहला, मेरे ख्याल से वो एकदम से आपको एफिशिएंट बना देता है।
क्योंकि आपने घिसा इतना होता है लाइफ में, ऐसी चीजें लिखी, रिजेक्शन हुए, मजे हुए आदमी हो यार, मतलब आपने तो बहुत बहुत जबरदस्त जर्नी तय करी तो है। मेरे ख्याल से इट गिव्स यू एन ईज एंड लिटिल कॉन्फिडेंस। या कई बार ऐसा होता था कि अब्बास हैदर है जो मेरा प्रोडक्शन देखता है हिडन फाइल्स का, थर्सडे रिकॉर्डिंग है, वो वेडनेसडे बोलता था अमित भाई स्टोरी नहीं भेजी तुमने। क्या कुछ घटना ही नहीं तो रही मैं अपने बोलता घर था से? आधी लिख ली, आधी लिख रहा हूँ, मैंने भी तो लिखी नहीं है। कल सुबह 9 बजे रिकॉर्डिंग है, मैं 7 बजे लिख रहा हूँ। कैरेक्टर्स आप पैदा कर रहे हो। एग्जैक्टली। फिर 8 बजे बस इन्वेस्टिगेशन पार्ट रह गया। वाह, अमेजिंग मजा आया। अमेजिंग। तो आपका एक बात, तो आपका एक बहुत शकी नजरिया नहीं बन गया है ये सब करते करते? मतलब आपको सब हर किसी में क्रिमिनल नहीं दिखता होगा? सर शक तब होता है जब आपको डाउट होता है। हाँ। मुझे चीजें पता लगने लगी, मुझे पता होता है कि यार ये इस वजह से अच्छा, तो आप डाउटिंग हो सीधा मतलब कंक्लूजन में पहुंच जाते हो। आई स्टार्ट कंक्लूडिंग थिंग्स क्विकली। शक नहीं होता, और उससे क्या होता है, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये है हमारा रैपिड फायर राउंड, ठीक है ना? और इसमें आप जितना बेझिझक होके बताएं, और मतलब आपके साथ बात करने में मजा ये आ रहा है कि आप यू आर नॉट होल्डिंग इट बैक, और काफ़ी अच्छी मतलब एक बहुत कैंडिड और यूजफुल कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो इसी सद्भावना से हम आगे बढ़ेंगे। बताइए। तो सेफेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, या iOS कौन सा होगा? सिम्बियन, एंड्रॉयड, iOS? एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर दे सकता हूँ, हाँ, क्योंकि बताइए, इन बताइए। तीनों में कोई रिलेटिवली सेफ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बिकॉज criminals will never hack your devices to reach to you. Criminals will always hack you to reach to your devices. You are vulnerable, not your iPhone or Android phone or Symbian phone. Symbian, it used to be very secure because उसका access limited था, proprietary था, जी। open source नहीं था. So with iPhone, क्योंकि iPhone की regulations tight है, हर कोई उस पर ऐप नहीं बना सकता बिना जी। परमिशन। Android थोड़ा उस वजह से vulnerable हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि सबसे पहले आप हैक होते हो, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है पेगासस पहले आईफोन के लिए बना था, अच्छा, उसके बाद एंड्रॉयड के लिए। इस चैट जीपीटी सिक्योर? क्योंकि देखिए, लोग जाने अनजाने में मैंने इस्तेमाल करी है। मैंने अपने वाइफ के लिए कविता लिखी है चैट जीपीटी, और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स लिखी हैं उसमें, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सोशल पोस्ट पे इतना कुछ जाने अनजाने में डाल रहे हैं। तो क्या सच में चैट जीपीटी भी? सी, चैट जीपीटी जिस तरीके से बढ़ रहा है, इवेंचुअली इट विल रिप्लेस गूगल। पहली चीज़ आप जान लीजिए कि आप चैट जीपीटी जब सर्च करते हैं तो बड़ी कॉन्टेक्चुअल सर्च होती है, वो आपको जानने लगता है। यदि आज की रेट में मैं चैट जीपीटी से रिफ्रेशिंग करा रहा हूँ कि मैंने टेक्स्ट लिखा जी, और उसने रिफ्रेश कर दिया, फिर एक टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा नहीं है, दोबारा उससे कहा इसको रिफ्रेश कर दो, उसने लिख दिया। इवेंचुअली चैट जीपीटी को मैंने ये बता दिया कि मैं कैसे लिखता हूँ। करेक्ट। कल के दिन वो मेरे तरीके से लिख के एक लेटर किसी को भेज सकता है। जी। तो आप जितना उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वही तो कन्वीनियंस है आपकी, जी। आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में जाने ताकि वो आपको ज्यादा असिस्ट कर पाए, पर उसके संग एक रिस्क आ रहा है कि वो जो आपको जान रहा है वो कल के दिन आपके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है इफ इट गोज टू रॉन्ग हैंड्स। वेरी पॉपुलर बट एक्सट्रीमली अनसेफ एप्स, ऐसी कौन सी वो 3 एप्स होंगी जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत बट क्रेजी अनसेफ? देखिए 2-3 ऐप हैं जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप हैं, जैसे टीम व्यूअर, आपका एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, ये बहुत डाउनलोड होती हैं, मिलियंस बिलियंस में डाउनलोड होंगे जी। पर कई सारे क्राइम इनके थ्रू होते हैं, क्योंकि आपका स्क्रीन शेयर हो जाता है, किसी बहाने से वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरा, जितने भी ऐसी ऐप्स हैं जो जैसे डिस्कॉर्ड है जी, अब वो एनोनिमिटी तो देती है पर अनसेफ भी है, बिकॉज वही एनोनिमिटी आपके लिए खतरनाक हो जाएगी, बिकॉज आप कैसे कल के दिन भरोसा करेंगे सामने वाला जो भेज रहा है जी, इट इज़ करेक्ट, राइट और मैलिशियस लिंक। डार्क वेब पे जो लोग जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि छुपे रहें, पर डार्क वेब की वजह से उनका फोन डिवाइस हैक होता है, हैक होता है, क्योंकि वो बता ही नहीं कर सकते कि किस पर ट्रस्ट करें किस पर ना करें, देयर इज नो आइडेंटिटी। तो जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो जैसे वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, अब लोग वीपीएन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि इलीगल चीज़ें कर सकें जी, क्योंकि आपका आईपी किसी और कंट्री का हो जाता है जी। सो ऐसी सारी चीज़ें जो इंडिया में बैन है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। पबजी इंस्टॉल कर लें, पोर्नोग्राफिक साइट देख रहे हैं या मैलिशियस कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। पर आप सोचिए कि ये जो फ्री वीपीएन है, एक कंपनी लाखों करोड़ों खर्चा करके एक सर्वर सेटअप करती है और कहती है कि भाई आप मुझे लो, नहीं वीपीएन यूज़ कर लीजिए ताकि आप इलीगल काम कर सकें। और मुझे बड़ी टेंशन है कि ऐसा ना हो कि आपको पुलिस पकड़ ले, इसलिए आप वीपीएन यूज़ कीजिए प्लीज़। कितने भले सोचो, सोचो कितनी अच्छी, क्यों है ऐसी सोच उनकी, इसके पीछे उनका क्या मोटिवेशन है? बिकॉज वीपीएन का डेटा और महंगा बिकता है
अच्छा, उनको पता है कि यदि आप VPN यूज कर रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, तो कुछ बड़ा गेम तो वो डेटा एक्सक्लूसिव डेटा बन जाता है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ है जो आपको एक्सक्लूसिविटी दे रहा है कि यार ये बहुत सिक्योर है, ये बहुत अलग है, तो अब एक्चुअली आप ये बताइए, जेनरिक सवाल में ऑडियंस को पता होना चाहिए, आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? मेरा है। है? मेरा जो कोड लेता है जहाँ वो बीच, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे आई हैव टू पुट इन सम कोड, राइट। हाँ, ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है। मैं आपका OTP यूं चुरा सकता हूं, मैंने आपको बताया, पर यदि आपका OTP चोरी हो गया तो आपका व्हाट्सएप चला गया। तो उससे बचने के लिए द ओनली वे आउट इज दैट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब किसी का व्हाट्सएप चला जाता है और कहे कि व्हाट्सएप इनसिक्योर है, तो वो गलत है, क्योंकि उसमें एक फीचर है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, और वो है कि आप सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट्स में जाएं, वहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, वो आपसे 6 डिजिट का एक कोड मांगेगा जी। वो कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वरना वो तो आपने वैसे ही बता दिया लोग। अनलेस अनटिल वो 6 डिजिट का कोड कोई डालेगा तब तक वो आपके व्हाट्सएप चैट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भले ही आपका OTP चला जाए। तो मेरा किसी ऐप को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है उतना, सही बात है, बट यूजर्स को लेकर है। और एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई, और ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए। 6 डिजिट पे आप अपने मानसिक आलस की वजह से शायद अपना डेट ऑफ बर्थ आप डाल दें, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट दिया आपने इसमें। अब जैसे फेसबुक क्लोन होता है लोगों का, आते हैं सब फेसबुक क्लोन हो गया, मैं कह रहे घबरा जाता हूँ। सिर्फ 2 सेटिंग्स करनी है और आपका फेसबुक कोई क्लोन करेगा ही नहीं कभी। फेसबुक सेटिंग्स में जाएं, अपनी फ्रेंड लिस्ट को प्राइवेट कर दें, सेटिंग्स प्रिवेसी ऑप्शन होगा उसमें, आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो पब्लिक है, सबको दिख रही है, पूरी दुनिया को। तो क्रिमिनल मोटिवेटेड है, वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर से एक नया प्रोफाइल बनाएगा और आपके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजेगा। करेक्ट। और आपके फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर लेंगे, शायद आपने नया प्रोफाइल बना लिया, हाँ, सही बात है, और उसके बाद उनको लिंक भेज के हैक करे या जो भी करे, या पैसे मांगे। आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट पब्लिक रखी क्यों है? उसमें एक ऑप्शन है ओनली मी। आपकी फ्रेंड लिस्ट आपके दोस्तों को भी नहीं दिखनी चाहिए। उसमें 4 ऑप्शन है, विजिबल टू माई फ्रेंड्स, एवरीवन, पब्लिक और ओनली मी और एक्सेप्ट दीज फ्रेंड्स। तो उसमें ओनली मी सेलेक्ट कीजिए, तो आपके संग 99% क्लोनिंग नहीं होगी। यदि आपके दोस्त ही नहीं दिख रहे तो कोई क्यों आपका फेसबुक क्लोन करेगा? सही बात वो है, कहाँ पहुंचेगा जाके? दूसरा, जो आपकी पोस्ट है वो पब्लिक यदि है तो उनमें जो लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं उससे आपके दोस्त पहचाने जा सकते हैं। तो अपने पोस्ट की विजिबिलिटी आप अपने दोस्तों तक रखें, कि आपका फेसबुक आपके दोस्तों के लिए है। आप अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि आप सारी दुनिया को दिखाएं। करेक्ट। तो फेसबुक का यूज हर एक बंदे के लिए अलग है। अमिताभ बच्चन जी कभी अपने घर की बातें फेसबुक पर नहीं डालेंगे, उनका पर्पज अलग है, तो इसलिए पब्लिक पोस्ट है। आप पार्टी हो रही है घर में और वो पोस्ट डाल रहे हो, और आपके घर में कौन सी क्लॉक है, कौन सा टीवी है, कौन सा सोफा है, सब पता है दुनिया को। पता लग गया। इतना भी इंफॉर्मेशन बहुत खतरनाक है आपके खिलाफ कुछ होने की। तो ये पिछले 6-7 महीने में मेरे पास कम से कम 50 बार ऐसा आ चुका होगा कि ये आपका ऑथेंटिकेशन कोड है फेसबुक का, एंड आई थिंक ये जस्ट बिकॉज ऑफ माई 2 फैक्टर मेरा अकाउंट बचा हुआ, अदरवाइज पता नहीं कितनी जितने मेरे पास सेलिब्रिटीज के आते हैं कि मेरा इंस्टा हैक हो गया, फेसबुक, सबसे पहला सवाल होता है मेरा 2 फैक्टर था? नहीं सर। फॉलोअर कितने थे? 2 मिलियन गए। ओके, इज सीरी सेफ? इज इट सेफ टू हैव सीरी एट होम? देख, सबसे बड़ी बात है कि ये मान के चलें कि आपको लोग सुन रहे हैं। आप एलेक्सा है आपके घर में? नहीं, मैं क्योंकि मुझे ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि कोई मुझे और मेरे पूरे परिवार को सुन रहे हैं। मैंने घर पे डिस्पाइट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रेशर्स आई हैव जस्ट नॉट केप्ट। तो आप एलेक्सा हो ना हो तब भी सुन रहे हैं, फोन तो सुन ही रहा है। फोन सुन रहे हैं, करेक्ट, सही बोल। इसलिए आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पता है तो फिर आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस आ जाएगी और आप अवॉइड कर सकते हैं। पर आप जिसके घर जा रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं जी, उनके फोन है से, कई लोग कहते हैं कि मैं तो फीचर फोन यूज करता हूँ, स्मार्टफोन यूज ही नहीं करता। पर वो जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो तो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स जाएंगे बाहर, उनकी लोकेशंस जाएगी बाहर। तो एलेक्सा से यदि आप पूछें हु एम आई, तो बता देगा आप ये हैं। ये वाला सवाल नहीं पूछा मैंने आज तक। आप पूछना उससे। ओके। तो आपके घर के हर एक व्यक्ति की आवाज वो प्रोफाइल करके रखा होता है। आप गूगल कीजिएगा कितने केसेस यूएस में सिर्फ एलेक्सा से सॉल्व हुए। एक मर्डर केस हुआ फ्लोरिडा में, एक बॉडी मिली घर में और कोई सीसीटीवी नहीं, कुछ नहीं, तो पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, पर एलेक्सा था वहाँ पे। तो उनको लगा शायद इसने कुछ आवाज़ें सुनी हो, कुछ बता दे। तो उन्होंने अमेजोन को लिखा, अमेजोन ने कहा कि भाई हम तो कुछ रिकॉर्ड करते नहीं, हम तो सिर्फ कमांड ऑपरेट करते हैं, सो वी डोंट हैव एनीथिंग। तो FBI ने पूरे उनके पेटेंट डॉक्यूमेंट स्टडी किए और उसमें ढूंढा
कि ये काम कैसे करता है। तो पता पड़ा कि हर 10 सेकंड की आवाज़ ही बफर करते हैं और महीने भर के लिए रिकॉर्ड करके भी रखते हैं, क्योंकि प्रोफाइलिंग करते हैं लोगों की। तो उस पेटेंट डॉक्यूमेंट के बेस पर कैलिफोर्निया कोर्ट ने ऑर्डर दिया अमेजॉन को कि आपको रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, और उन्होंने दी और उससे केस सॉल्व हुआ। उसने बताया कि उस समय वहाँ पे और कौन से 3 लोग थे, और वो 3 लोगों को भी एलेक्सा नहीं पहचाना, क्योंकि आपकी सिर्फ 3 लेटर हु एम आई से वो आपको पहचान लेता है करोड़ों लोगों में कि आप कौन है। और ऐसा किसके पास डेटाबेस होगा पूरी दुनिया में जो सिर्फ 3 शब्द सुन के आपको पहचान ले। अभी हमारे जो फोरेंसिक लैब है इंडिया में, उसमें नेताओं की आधा घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, और 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं और नहीं डिसाइड कर पाए कि वो नहीं है कौन, क्लोन है। और एलेक्सा 3 शब्द सुन के बता देता। इस हद तक टेक्नोलॉजी इवॉल्व है और केसेस सॉल्व हो रहे हैं। आप गूगल कीजिए, फिटबिट से केसेस सॉल्व हुए। जो आप फिटबिट डिवाइस पहुंचते हैं, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, बट आई विल टेल यू केसेस जहाँ फिटबिट ने बताया कि जो ये बंदा बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिसका मर्डर हुआ है किस समय उसकी हार्ट रेट क्या थी, किस समय वो मरा, वो सब कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। कि उस समय तो वॉक पे था, उसकी हार्ट रेट ज़्यादा थी, फिर वापस आया, उसकी लोकेशन भी मिल रही है, उसका हार्ट रेट भी मिल रहा है, तो जो टाइमिंग ऑफ डेथ है वो चेंज हो गई, और ये बंदा कुछ और कहानी सुना रहा है। सो हर वो डिवाइस जो आपका डेटा ले रही है, एंड वी आर सराउंडेड। IoT डिवाइसेस इतनी ज़्यादा, हर घर के आप अपने घर में देखेंगे तो 25 ऐसी डिवाइस होंगी जो आपका डेटा ले रही हैं। तो जैसे टीवी का रिमोट है, जैसे मैंने अभी स्मार्ट टीवी लिया, और उसमें वो भी आपका डेटा ले रहा है और वो सुन रहा है। ओके, वो पता है आप किस तरह के कंटेंट देखते हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है, किस समय आप डिप्रेशन में, किस समय आप लाइट कंटेंट देख रहे हो, किस समय थ्रिलर देख रहे हो। ये जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर एनालिसिस है ना, ये आपकी प्रोफाइलिंग करता है पीछे। और ये भी चोरी हो जाए तो आपके खिलाफ बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये जो डिवाइसेस हैं 20-25 जो आपके घर में, 2-3 लैपटॉप हैं, एक आईपैड है, एक एलेक्सा है, 5-6 फ़ोन है, 3-4 टेलीविज़न है आपका, और क्या है, फिटबिट डिवाइसेस हैं, CCTV भी होगा, वाईफाई कैमरेज भी लोग यूज़ कर रहे हैं, आपका सिक्योरिटी सिस्टम्स भी हैं जी। ये सब एंट्री पॉइंट है क्रिमिनल के लिए आपके पास, आपके घर में घुसने के लिए। सिर्फ आपके राउटर का डेटा देख के मैं आपके घर के बारे में बहुत कुछ बता देता हूँ कि आपके घर में आपके किससे रिलेशन कैसे हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन आपस में बातचीत करता है, नहीं करता है, सब पता पड़ जाएगा, क्योंकि राउटर बता रहा है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कितना एक्टिव कब रहते हो। आप घुसे, कनेक्ट हो गए, आप इस समय आते हो, इस समय जाते हो। उसके बाद आप जब घर में थे तो आप 8 घंटे तो फ़ोन पे ही चैट कर रहे थे। हाँ, तो घर वालों तो बात रिलेशनशिप आपके बहुत वैसे नहीं, बहुत कुछ निकलता है, हर डेटा कुछ बोल रहा है। तो इसलिए प्राइवेसी जरूरी है। CCTV कैमराज आर सेफ? एब्सोल्युटली अनसेफ। और खास तौर से जो वाईफाई कैमरेज आजकल हम यूज़ करते हैं, चाइना के कई सारे कैमरे सस्ते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल जाता है, लोग घर में लगा लेते हैं। आपको पता है वो कैमरे की फीड सीधे चाइना के सर्वर पे जाती है। इज इट? और उसके बाद आपको एक ऐप दे दी जाती है कि आप लाइव फीड चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, दैट्स हाउ यू। पर वो सर्वर कहाँ है जहाँ, क्योंकि आपको मोबाइल पे सीधे डेटा नहीं आ रहा है, डेटा पहले सर्वर पे जा रहा है, फिर आपका मोबाइल सर्वर से कनेक्टेड है, और सर्वर वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो सर्वर आप जैसे 1 लाख लोगों को सर्व कर रहा है। तो आप वैसे ही अनसेफ हो गए। दूसरी बात, आपके जो कैमरे हैं उनका जो पासवर्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट ही रखते हो, आप चेंज नहीं करते। तो शोडान करके एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल सर्च इंजन है वैसे ही शोडान है। शोडान IoT डिवाइसेस सर्च करता है किसी एरिया में। अच्छा। तो शोडान पे आप सर्च करें वाईफाई कैमरे, तो आपको आपके घर के आसपास ही ऐसे बहुत सारे कैमरे मिल जाएंगे जिनके पासवर्ड भी उसको पता है। आप सीधे शोडान से देखेंगे, एक्सेस कर लेंगे, घर में घुस के सीधे घर में क्या हो रहा देख लेंगे। माय गुडनेस, दिस इज स्कैरी। और ये मुझे बिल्कुल कल्पना थी कि CCTV का सर्वर एक कंसिडरेशन होना चाहिए, और इसमें कोई 2 तरह से CCTV यूज होता है। जो क्लोज सर्किट टेलीविजन है उसमें तो आप एक DVR रिकॉर्डर रखते हैं जी, तो आपकी जो कैमरे की फीड है सिर्फ उसको मिल रही है जी, और वो उधर रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरे आजकल आ गए जो कैमरे कहीं से भी एक्सेस हो जाते हैं। हाँ, जैसे वाईफाई कैमरा, हाँ, घर पे मदर ऑफिस में अपने मोबाइल से, तो शॉप में वो भी लगते हैं। हाँ, हर जगह लोग आजकल यही लगा रहे हैं कि भाई इंटरनेट सस्ता है, कोई दिक्कत है नहीं, तो वाईफाई कैमरे लगा लो। वाईफाई कैमरे की फीड चाइना के सर्वर पर जाती है, सारे चाइनीज सर्वर हैं, वो बड़ा रिस्क हो जाता है। CCTV में भी कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप सर्वर से एक्सेस कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, तो उसमें भी सर्वर अक्सर चाइना का होता है, क्योंकि एक तो वो फ्री होता है या बहुत सस्ता होता है। तो चाइना इज ऑफरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एनीथिंग। वो हर IoT डिवाइसेस के लिए सर्वर देने को तैयार है फ्री, क्योंकि वो डेटा हंग्री है। वो आपको अपना डेटा नहीं देगा, पर आपका हर डेटा उसको चाहिए। मतलब चाइना के पास इस टाइम पे इंडिया के लाखों घरों का
लाइव स्ट्रीमिंग है, देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और कल को एक क्रिमिनल चाहे तो फीड मैनिपुलेट करके कैन क्रिएट अ पैनिक एंड बिल्कुल create डू कर सकते थिंग्स। जो ये नेशनल लेवल थ्रेट्स हैं, इसके बारे में हम कभी डिटेल में डिस्कशन हाँ, करेंगे। ये अलग हमें ये अलग पैनल है कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जो आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनर्जी सेक्टर है, आपके डैम हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, फ्लाइट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बैंक्स हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं, दे आर ऑलवेज अंडर थ्रेट। हर दिन करीब 15 लाख अटैक होते हैं। तो जो हमारा साइबर सुरक्षा केंद्र है सर्ट का, सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम इज द ऑथराइज्ड एजेंसी जो किसी भी ऐसे इंसिडेंट के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। तो उनके पास एक डैशबोर्ड है साइबर सुरक्षा केंद्र का CS के प्रोग्राम, जिसमें वो मॉनिटर करते हैं कि कहाँ कितने अटैक हो रहे हैं, किस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और वो रोके जाते हैं अटैक। हम लोग 99.99% अटैक रोकते ही हैं, इसीलिए न्यूज़ में नहीं आता। पर वो 1% एक कभी कुछ हो जाता है तो सुरक्षा पे सवाल खड़ा हो जाता है। सही बात है। एंड सेम हैपेंस विद पुलिस और डिफेंस, कि हमेशा वो आपको डिफेंड कर ही रहे हैं जी। इतने इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं। एक JNK में इंसिडेंट हो जाए तो हमें लगता है कि पूरा माहौल खराब, सिक्योरिटी ही बेकार है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 2-3 चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। एक और बनेगा पॉडकास्ट अपना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मतलब जिस तरह आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात की, और बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत प्रिवेंशन तरीके हो सकते हैं। देयर इज अ लॉट मोर, आई बिलीव आपके पास एक ज्ञान की जमा कुंजी है जो हमें टैप करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या फैक्टर था, मैं भूल गया एक्चुअली। मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया हूँ, इतना एको मार रहा है मेरे दिमाग में इस टाइम ये बात करके। मैं कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग अनसेफ फॉर माई किड्स, आई एम फीलिंग अनसेफ फॉर माई कंपनी, आई एम फीलिंग अनसेफ फॉर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वुड नॉट थॉट ऑफ। तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने, और मैं आने वाले कुछ दिन चाहूँगा कि मैं अपने डेटा सिक्योरिटी, अपने साइबर सिक्योरिटी को मैं चुस्त दुरुस्त करूँ मैं। और उस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलूँगा अमित। एब्सोल्युटली, एनी टाइम। एंड आई एम श्योर जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो अपने फैमिली, अपने इर्द गिर्द के इकोसिस्टम को सेव करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड मैं एक बुक का मेंशन करना चाहूँगा। साइमन सेनेक फेवरेट ऑथर है मेरे, उनकी किताब है इन्फिनाइट गेम है। और उसमें यही है कि ये चोर पुलिस का द्वंद्व चलता रहेगा, एक दूसरे को आउटस्मार्ट करते रहेंगे। तो जो मेरी समझ में आया है कि ये चीज़ अभी कम नहीं होगी, ये कुश्ती चलती रहेगी, कौन ऊपर कौन नीचे, ये माहौल रहेगा। इट्स जस्ट दैट हाउ कैन वी बी मोर सिक्योर, हाउ कैन वी ब्रिंग इन दोज बिहेवियर। और मुझे ये समझाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच निशांत जी फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली आई माई सेल्फ एंजॉयड डिस्कसिंग दिस विद यू, बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आपकी बात लोगों तक पहुँचे। बिकॉज जो कंसर्न आपको पता है, जब वो लोगों तक पहुँच पाएंगे तभी वो अनसेफ हो पाएंगे जी। क्योंकि अभी भी मुझे दुख होता है जब इतना ज़्यादा करीब 10 साल से रेडियो शो, TV हाँ। सब करके स्प्रेड कर रहा हूँ, पर आज भी जब मैं कहीं बोलता हूँ और ये चीज़ें बताता हूँ तो पता होता है किसी को कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब ये कंट्री इतनी बड़ी है कि यदि मैं अगले 10 साल भी लगा रहा तब भी मैं 1% लोगों तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल कि हमें, मेरे ख्याल से यदि आपको पता है कुछ तो बताइए ताकि लोग सेफ हो सकें, और यदि उसमें से कुछ लोग बच जाते हैं तो इट्स ऑल वर्थ। सही बात है। तो इसमें एक लास्ट थॉट है, ये कभी बात नहीं हुई कि बच्चों को पढ़ाते वक्त स्कूल में, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी एक टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल है इंसान के जीवन में। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते नहीं पढ़ाया जाता और हम सिर्फ कमाने में लगाए रहते हैं, हम उसको बढ़ाने में नहीं रहते और घिसाते रहते हैं जिंदगी भर। करेक्ट, पैसिव इनकम नहीं है। मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट बहुत लेट रियलाइज करते हैं कि यार, बहुत लेट रियलाइज किया और तब तक मतलब कुछ बचा नहीं है। तो ये तो बहुत अहम एजुकेशन का हिस्सा है। इसके बारे में भी आई थिंक कुछ होना चाहिए और आई एम होपिंग कि जब हम नेक्स्ट टाइम इस बारे में मिले। बट अगर इस बारे में अगर कोई ट्रैक्शन है तो कुछ आप बता पाएंगे? मैं एक ऐप सजेस्ट करना चाहूँगा। बताइए प्लीज। एक मोबी आर्मर करके ऐप है, प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है, और इसमें बहुत पावरफुल फीचर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है हर एक तरह के साइबर क्राइम से लार्ज एक्सटेंट। जैसे QR कोड स्कैनर, उसमें एक फीचर है जिसमें आप कोई भी QR कोड, जैसे QR कोड हम विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज से लेकर
वाईफाई कनेक्शन से लेकर बोर्डिंग पास से लेकर मेनू कार्ड जो रेस्टोरेंट का हर जगह QR कोड जी, यूज़ जी। करता है। यदि QR कोड वो मैनिपुलेटेड है तो मैं आपका फ़ोन तक हैक कर सकता हूँ उससे। तो मैं किसी बहाने आपको एक QR कोड दूँ और कुछ इंस्टॉल करा दूँ। जी। सो यदि आप QR कोड इस ऐप के थ्रू स्कैन करेंगे तो इट विल टेक इट टू अ सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट, इट विल रन इट देयर, विल सी द बिहेवियर एंड विल अलर्ट यू ग्रीन रेड कि अच्छा। सेफ है अनसेफ है, और अनसेफ है तो क्यों अनसेफ है, ये क्या अच्छा। करने वाला था, आपके पैसे चुराने वाला था, क्योंकि पैसे के लिए भी हम QR कोड यूज सही करते बात हैं। है। हाँ। दूसरा है इसमें लिंक स्कैनर। कोई भी लिंक जो आपको आ रही है और आपको लगा यार ये कुछ गड़बड़ है, ये लेजिट लिंक ही है, आप इससे स्कैन कर लें, बता देगा कि ये गड़बड़ है, इसके अंदर ये मेलवेयर है या ये डेटा चुराने के लिए था, जी। और आपको अलर्ट करेगा। OTP चुराने के जितने तरीके हैं वो सारे ब्लॉक कर देगा आपके फ़ोन में। अच्छा। एक ही 1 क्लिक ऑप्शन है। जैसे कॉल फॉरवर्डिंग तरीका है, कॉल मर्जिंग है, वॉइस मेलिंग है, ई सिम, तो इन सबको ब्लॉक कर इन सकते हैं। सब के वो वाले कंडीशंस को ब्लॉक कर देगा, जिस वजह से OTP आपका बाहर चला जाता है। बहुत बढ़िया। तो आप सिंगल क्लिक में बच जाते हो। वाईफाई कोई भी आप कनेक्ट करते हो, ये बता देगा सेफ है अनसेफ है, और अनसेफ है यदि किसी ने उसको हैक करके रखा है, कोई ऑलरेडी मैन इन द मिडिल अटैक कर रहा है, तो बता देगा उसका IP क्या है, वो कहाँ बैठा है। मतलब अच्छा। यू विल इन्वेस्टिगेट ऑल्सो विद दिस ऐप एंड दिस इज वेरी पावरफुल। फिर ये सारी ऐप स्कैन करेगा आपके फ़ोन की और उसकी रेटिंग देगा कि वो परमिशन क्या लेती है, उसको जो परमिशन चाहिए वही लेती है या नहीं लेती है, क्योंकि वो आपके फ़ोन में स्कैन नहीं कर रहा, उसने ऑलरेडी स्कैन करके उस ऐप को रखा हुआ है। तो वो आपको रेटिंग दे देता तुरंत कि यार ये ऐप ना इसलिए मत करो, रिकमेंड भी करेगा कि इसलिए हटा दो, क्यों, क्योंकि ये अननेसेसरी परमिशन लेके बैठी है, इसको चाहिए नहीं, और ये डेटा का मिसयूज ही होगा। तो उस तरीके से आपको एक हेल्प मिलना शुरू होती है कि मैं कौन सी ऐप हटा ही दूं, कौन सी एक्सेप्ट कर लूं, किसकी परमिशन हटा दूं। होता क्या था कि जब मैं सेशन लेता था तो लोग पूछते थे सर आपने डरा दिया, अब बचाएंगे कैसे? तो मैं कहता ये एक सेटिंग करो, वो सेटिंग करो, ये करो, वो कहता यार ये याद नहीं हो पाता। करेक्ट। तो मैंने कहा मैं इसको ऑटोमेट करता हूँ। So then we developed this app and तो ये आपने इसके ऊपर काम किया है, और पिछले 1 साल से मैं इसी पे लगा हुआ था, एंड नाउ इट्स अवेलेबल ऑन बोथ द प्ले स्टोर। तो अभी डाउनलोड अच्छे हो रहे हैं, इट्स ग्रोइंग। अभी हम और इसको प्रमोट करेंगे थ्रू गवर्नमेंट एंड ऑल, एंड इट विल कीप ऑन अपडेटिंग। मतलब जो जो नए मॉडल्स ऑपरेंडी हैं उसके हिसाब से उसमें फीचर्स डाल से AI के फीचर हम डाल रहे हैं। अच्छा। अब AI का फीचर हमने एक डाला है कि यदि आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो आपकी जब आप उससे बात करेंगे ना, तो आपकी आवाज़ में बात जाएगी नहीं, वो आपकी वॉइस में वॉइस चेंजर लगा देगा, मतलब आपकी आवाज़ बदल जाएगी, क्योंकि ये अननोन नंबर है। क्योंकि अननोन नंबर है, उसको आपकी आवाज़ रिकॉर्ड भी नहीं करने दूंगा मैं। बहुत क्योंकि बढ़िया। यदि उसने 2 मिनट की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली तो वो क्लोन कर लेगा। बहुत बढ़िया। दिस इज अमेजिंग एंड आई थिंक वेरी मच नीडेड। सो थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू। इतना सारा टाइम और इतने पेशेंटली आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आपके इस समय के लिए, और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड स्टेइंग इन टच एंड लर्निंग मोर फ्रॉम यू। ऑल द वेरी बेस्ट। Same here. I'm equally excited that we should make it a viral video. If there is an app which is safe to make videos viral, please do let me know. But बाकी बहुत बहुत मजा आया। पूरा जो हमने इसके पीछे प्लानिंग की थी और जो हमने एक दूसरे के साथ टाइम दे के हमने कोऑर्डिनेट किया, स्वाद आ गया इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।